हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था बुद्धिज्म और उस समय का किस तरीके का एक सोशल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, रिलीजियस वे में हमने डिस्कस किया था काफ़ी सारी चीज़ों को। और आज के सेशन में हम जानने वाले हैं एक स्टेप आगे बढ़ के मॉडर्न एम्पायर के बारे में। आप बोल सकते हैं कि हमारे एंशिएंट इंडिया का या फिर सबसे बड़ा जो एम्पायर है हमें पूरे हिस्ट्री में यही दिखाई देता है अशोक के टाइम पीरियड में। ओके, क्योंकि आगे भी हमें एम्पायर दिखाई देते हैं, किंगडम्स दिखाई देते हैं, चाहे हम गुप्तास की बात करें या फिर मिडेवल टाइम पीरियड में आप बात करें मुगल्स की, लेकिन फिर भी इतना बड़ा एम्पायर हमें नहीं दिखेगा जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मॉडर्न एम्पायर जो है इसके हमारी आर एस शर्मा में 2 चैप्टर्स हैं। आज हम थोड़ा सा जानेंगे इनके किंग के बारे में, कौन कौन से इन्होंने इंपॉर्टेंट वॉर लड़े थे। बेसिकली हम स्टोरी जानने वाले हैं इनके किंगडम की। ओके, और फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट चैप्टर, वहां पर हम इनके सोसाइटी, इकॉनमी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, वुमेन्स की क्या सिचुएशन थी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। और ये हमारा बैच है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर प्लान मैनर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ से पढ़िए। बाकी यूट्यूब पर तो आपकी पूरी क्लासेस चल ही रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपका कराना चाहूँगी क्विकली रिवीजन। हमने अभी तक जितना भी पढ़ा उसको फटाफट करते हैं रिवाइज, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और देखो, रिवीजन मैं हर एक लेक्चर में इसलिए कराती हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रोनोलॉजी तो एटलीस्ट नहीं भूलने चाहिए, क्रोनोलॉजी सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम हिस्ट्री का कौन सा वाला पार्ट देख रहे हैं? एंशिएंट हिस्ट्री वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, टाइम लाइन की बात करें, तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? स्टोन एज के बारे में जाना था, या फिर जिसे आप बोलते हैं पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल कब से कब तक? 2 लाख ईसा पूर्व से लेके 2 लाख बीसी से लेकर लगभग हम मानकर चलते हैं अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 3000 ईसा पूर्व तक हमें स्टोन एज दिखाई देता है, पाषाण काल। इसके 3 पीरियड्स डिस्कस करे थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। ठीक है, स्टोन एज के बाद नेक्स्ट हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का काल हमें दिखाई देता है लगभग 2700 ईसा पूर्व से लेकर हम मानकर चलते हैं 1750 ईसा पूर्व तक। ओके, फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं वैदिक एज के बारे में डिस्कस करते हैं, वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल चालू होता है 1500 बीसी से लेकर कब तक जाता है? 600 बीसी तक। और हमने इस वैदिक एज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। फर्स्ट वन जिसे आप बोलते हैं अर्ली वैदिक, एंड सेकंड वन जिसे आप बोलते हैं लेटर वैदिक। बहुत डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम ये पढ़ चुके थे। वैदिक एज के बाद एक स्टेप आगे बढ़े और हमने देखा जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड था 600 बीसी के आसपास, हमें जो जनपद थे लेटर वैदिक टाइम पीरियड के, वही किसमें कन्वर्ट होते हुए दिखाई दिए? महाजनपद। बड़े बड़े एक तरह से बोल सकते हैं छोटे छोटे जो जनपद थे वो बड़े बड़े अब महाजनपद बन जाएंगे। ठीक है, तो वो महाजनपद वाला टाइम हमने डिस्कस करा था और वहां पर हमने जाना था 16 महाजनपद के बारे में। स्पेशली जो ये हमें महाजनपद है वो कहाँ दिखाई देते थे? ईस्टर्न यूपी और बिहार वाला जो रीजन था वहां पर हमें ज्यादातर महाजनपद दिखाई दे रहे थे। हमने उन 16 महाजनपद को एक के बाद एक पढ़ा और फिर हमने जाना कि इसी महाजनपद में से एक जिसका नाम था मगध महाजनपद, वो किस तरह से एक एम्पायर में कन्वर्ट हुआ। और इस मगध महाजनपद या जो किंगडम बनेगा इसमें हमें 3 डायनेस्टीज रूल करते हुए दिखाई देती है। फर्स्ट वन जिसे आप बोलते हैं हर्यंक डायनेस्टी, सेकंड वन जिसे शिशुनाग बोलते हैं, और लास्ट वन जिसे हम बोलते हैं नंद डायनेस्टी। तो ये तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हो गए क्रोनोलॉजी। ठीक है, फिर हमने जाना था कि किस तरह से इस नंद डायनेस्टी जब इंडिया के इस पार्ट पर रूल कर रही थी, उसी समय हमें पता लगता है किसका इन्वेजन हुआ था? अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, जिसको हम बोलते हैं यूनानी अटैक। ठीक है, तो ये जो अलेक्जेंडर या यूनानी अटैक करते हैं उसके पहले ही हमारे देश में ईरानियों का भी अटैक हुआ था, उत्तर पश्चिम भारत में। तो जब हम ये अलेक्जेंडर वाली स्टोरी पढ़ते हैं ना, तो उसके पैरेलल हम दोनों अटैक्स को देखेंगे। सबसे पहले ईरानियों ने अटैक किया था भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर बनकर रहे थे और भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से को इन्होंने अपना एक प्रांत या प्रोविंस भी बना लिया था। फिर हमने जाना कि आगे 326-327 ईसा पूर्व के आसपास अलेक्जेंडर जो है वो इन्वेड करता है भारत के इस क्षेत्र में। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो है वो एशिया माइनर, इराक, ईरान, इनको जीतते हुए उत्तर पश्चिम भारत में आ जाता है, वहां पे लड़ाइयाँ लड़ता है और ईरानियों को रिप्लेस करता है। भारत के कई सारे राजाओं के राज्य वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। ठीक है, तो पहले ईरानियों का अटैक, फिर यूनानियों का अटैक,
ये इस समय जब यहाँ पर भारत में मगध महाजनपद एक अपने पीक पर पहुंच रहा है, या भारत में जब 16 महाजनपद एस्टैब्लिश हो रहे हैं, उसके पैरेलली यहाँ पर हमें ईरानी साम्राज्य बसते हुए दिखाई दे रहा है, इधर यूनानी एम्पायर दिखाई दे रहा है। ये लोग आपस में भी लड़ाई चालू कर देते हैं, लेकिन पहले ईरानियों ने भारत के इस क्षेत्र पर कब्जा किया, बाद में यूनानी अटैक करने वाले हैं, ठीक है। तो वही हम इसके बाद पढ़ते हैं, नंद डायनेस्टी जब यहाँ पर रूल कर रही थी तो उस समय अलेक्जेंडर अटैक करता है जो यूनानी था। लेकिन हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे कि हमारे देश में इस समय, उस समय देश का कंसेप्ट तो नहीं था, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस समय कैसे अटैक होते हैं। तो हमने वो दोनों फॉरेन इन्वेडर्स के बारे में पढ़ा, फर्स्ट वन ईरानी, सेकंड वन हमने यूनानी के बारे में डिस्कस करा। ओके, यहाँ तक सबको डन हो गया। अब इसके पैरेलली हम एक चीज और पढ़ते हैं कि ये जो वैदिक टाइम पीरियड में वैदिक रिलीजन दिखाई दे रहा था, इसको एक तरह से काउंटर करने के लिए हमें महाजनपद टाइम पीरियड में दो रिलीजन दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म। तो हमने वो भी काफ़ी डिटेल से जाना था, ऑलरेडी लेक्चर पढ़ा हुआ है बौद्ध धर्म जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो जब भी आप इतिहास अभी पढ़ रहे हैं, जैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि साथ साथ चल रही होंगी, दो चीज़ें तीन चीज़ें। तो अब ऐसा तो नहीं एक ही बार में तीनों को एक ही क्लास में पढ़ लो, नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा, फिर पैरेलली इसके कौन कौन सी घटनाएं हुई वो भी पढ़ा। जैसे ये तो आपका पूरा चैप्टर वाइज सीरीज हो गया, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, महाजनपद, मगध, और मगध के बाद अब हम देखेंगे किसका, नंद डायनेस्टी को रिप्लेस करके कौन आ जाएगा, मौर्यन एम्पायर आएगा, जिसके बारे में आप आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेकिन इनके पैरेलली कुछ घटना हुई, जैसे जब यहाँ पर मगध महाजनपद बन रहा था और नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी, उस समय ईरानी और यूनानी वाला कंसेप्ट हमने डिस्कस करा। जब इस समय वैदिक रिलीजन जो है वो कर्मकांडीय हो रहा था, तो उसके पैरेलल मगध महाजनपद जो था, या जब महाजनपद वाला टाइम पीरियड था, उसके पैरेलल हमें क्या दिखाई देते हैं, अलग रिलीजन दिखाई देते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो पैरेलल वाली एक्टिविटी को भी हमें पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। अभी हम कहाँ जाने वाले हैं, तो अलेक्जेंडर ने अटैक किया था भारत के इस क्षेत्र में। यहाँ पे नंद डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसका नाम था धनानंद। ओके, और यहाँ पर अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ने का डिसीजन लेता है क्योंकि उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था। बहुत सारे रीजंस थे जो ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में करा चुकी हूँ, ठीक है। तो अभी फिलहाल की क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है कि इस क्षेत्र पर किसका कंट्रोल था, अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर खुद तो रूल कर नहीं रहा था, उसकी बाद में डेथ हो जाती, तो अलेक्जेंडर अपने ही यूनानी व्यक्तियों को यहाँ पर एज अ गवर्नर अपॉइंट किया करके गया था। तो सेल्यूकस निकेटर जो है वो उत्तर पश्चिम भारत के काफी बड़े क्षेत्र पर एज अ गवर्नर रूल कर रहा था। भारत का ये जो क्षेत्र है नदन वाला, सेंट्रल वाला, यहाँ पर कौन रूल कर रहा था, धनानंद रूल कर रहा था। अब इसी समय 323 बीसी में किसकी एंट्री होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की एंट्री होती है। और ऐसा स्टोरी है कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर पड़ता है तक्षशिला, और तक्षशिला के एक फेमस स्कॉलर थे जिनका नाम था चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। तो जो चाणक्य है, सबने उनके बारे में सुना होगा, उनकी एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, उसके बारे में भी काफी बच्चे जानते होंगे। फिलहाल वापस इधर आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो चाणक्य थे ये एक बार धनानंद के दरबार में गए थे, और धनानंद उसको बोल सकते हैं कि पैटर्नल साइड से, पैतृक साइड से इतना संपत्ति मिलता है, इतना यश, मान सम्मान सब वहीं का मिलता है। एक्चुअल में उसने खुद कुछ बहुत ज़्यादा गेन नहीं किया था, और बिहेवियर भी उसका अच्छा नहीं था, बहुत क्रुएलिटी के साथ में टैक्स जो है वो वसूली किया करता था, तो लोग उससे खुश नहीं थे, उसका बर्ताव बहुत बुरा होता था, बहुत इंसल्टिंग वे में वो बात करता था। तो ऐसी स्टोरी है कि चाणक्य उनके दरबार में उन्हें कुछ राजनीति संबंधी या किस तरह से प्रशासन चलाना चाहिए उससे संबंधित जो है वार्तालाप करने गए थे। चाणक्य बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े विद्वान थे, जिस पर उनका इंसल्ट किया गया किसके द्वारा, धनानंद के द्वारा। और इसके बाद से ही चाणक्य जो है उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भाई ये रिप्लेस करने लायक है, इसको हटाऊंगा। और ऐसी स्टोरी है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया, अपने गाइडेंस में रखा, और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य
चाणक्य की सहायता से धनानंद को रिप्लेस करके यहाँ पर किसकी, मौर्यन एम्पायर की नींव डालेंगे, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ना केवल मौर्यन एम्पायर की नींव डालते हैं बल्कि आगे चलकर पहली बार भारत का कोई ऐसा किंग होगा। अभी तो देखो एक्सपांशन ही चल रहा है ना, तो मगध इतना छोटा था, इतना बड़ा बड़ा, तो पहली बार भारत का कोई एक ऐसा राजा होगा जो कहाँ पर किसकी तरफ देखेगा, उत्तर पश्चिम भारत की ओर देखेगा, ठीक है। तो अब जब चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को तो रिप्लेस करता ही करता है, साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता लगता है कि ये यहाँ सेल्यूकस निकेटर वाले क्षेत्र पर भी अटैक करता है और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को भी अपने में मिला लेगा। और आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ जिसका नाम था बिंदुसार। उसने बहुत ऐसे वॉर वगैरह नहीं लड़े, लेकिन बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक, जिसने कलिंग वॉर लड़ा था, बहुत फेमस वॉर है। और अशोका के टाइम पीरियड तक इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर हो जाता है, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप की, तो भारतीय उपमहाद्वीप का केवल और केवल ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट अगर आप छोड़ दें, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सुदूर केरला वाला रीजन जो दक्षिणतम हिस्सा है या सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, अगर हम इसको छोड़ दें तो ऑलमोस्ट ये पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कहाँ तक भाई, भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उधर चले जाओ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस पूरे रीजन को किसने कॉन्कर कर लिया था, मौर्यंस ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो इतना बड़ा एम्पायर आपको दोबारा देखने नहीं मिलेगा। मिडेवल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन देखिएगा वो एम्पायर कैसे बनता है और कैसे बिगड़ रहा होता है, इतना बड़ा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो बस कुल मिला के ये मैप ही मैं आपको समझाना चाह रही थी कि किस तरह यहाँ पर नंद रूल कर रहे थे, उसको रिप्लेस किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यहाँ पर जो सेल्यूकस निकेटर बैठा हुआ था, तो पहली बार कोई ऐसा भारत का सम्राट हुआ जिसने इधर की तरफ नजर दौड़ाई, इसको भी जीत लिया। फिर इसका आगे पौत्र जो होता है, पोता जिसका नाम था अशोक, उसने कलिंग को भी नहीं छोड़ा। कलिंग यहाँ पे छोटा सा छूटा होता है, इसको भी कॉन्कर करके अपने क्षेत्र में मिला लेंगे, ठीक है। तो यही पूरी एक जर्नी जो है वो हम हमारे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले थे, लेकिन पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रही थी ताकि आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाए इस डायग्राम को लेकर, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा और ये रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, एक बच्चे बोल रहे थे कि मैम BC ये सब में क्या डिफरेंस है, शताब्दी क्या होती है। तो देखिए क्या होगा ना, ये लेक्चर के बीच में कराना थोड़ा सा वो हो जाएगा। मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, इंट्रोडक्शन लेक्चर जो है एंशिएंट हिस्ट्री का, तो आप प्लीज़ वो जाकर देखिएगा। स्टार्टिंग ही बहुत डिटेल से बताया कि सेंचुरी क्या होता है, BC क्या होता है, AD क्या होता है। तो फर्स्ट सेशन जरूर देखिएगा। स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ही आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं आया समझ में तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस बता दूंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। मौर्य युग, मौर्यंस के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड जानते हैं, कहाँ से आए थे क्या। तो मौर्य राजवंश की स्थापना, इसकी एम्पायर, इस एम्पायर की नींव किसने रखी थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो इसका फाउंडर, जो यहाँ पर धनानंद को रिप्लेस करता है। कहाँ पर, इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र पर कंट्रोल कर लेगा जब चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये मौर्यन एम्पायर, सॉरी यहाँ पर किसकी नींव रख देगा, मौर्यन एम्पायर की नींव रख देगा। लेकिन मौर्यन एम्पायर को कितना हिस्सा मिलता है, केवल वही हिस्सा मिलता है जिस पर कभी क्या हुआ करते थे, नंद हुआ करते थे। तो नंद वाली जगह पर मौर्यन आ गए। बाद का ये पूरा एक्सपांशन खुद मौर्य ने किया है, ठीक है। तो ये भी मौर्य ने ही किया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पर ये बोलता है कि मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। कैसे, धनानंद को हराकर पाटलिपुत्र पर कंट्रोल कर लिया, ठीक है। वह साधारण कुल का था, जहां ब्राह्मण परंपरा के अनुसार, अब देखिए मौर्यंस के बारे में एग्जैक्ट हमें क्लैरिटी नहीं है, तो इस पर कोई डिबेट ना करें। हम यहाँ पर दो चीजों का रेफरेंस लेकर चल रहे हैं, एक जो ब्राह्मण परंपरा बोल रही है और दूसरा जो बौद्ध परंपरा बोल रही है, ठीक है। ब्राह्मण परंपरा में तो चंद्रगुप्त मौर्य का ओरिजिन क्या बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की माता शूद्र थी, 4 वर्ण में जो शूद्र वर्ण था वो चंद्रगुप्त मौर्य की माता वहां से संबंध रखती थी। और उनका नाम था मूरा, जो कि नंदों के रनवास में रहती थी। और मौर्यंस की जो मूरा है और नंदों के जो व्यक्ति थे, इनका ही बच्चा होता है जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ऐसा ब्राह्मण परंपरा के अनुसार कहा जाता है, ठीक है। दूसरी ओर ऐसा बोला जाता है बौद्ध परंपरा के अनुसार कि गोरखपुर साइड में हमें मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के बारे में पता लगता है, ठीक है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो वही मौर्य हैं जो गोरखपुर साइड में
मौर्य कुल है उससे संबंध रखते हैं, यानी ये क्षत्रिय थे। ठीक है, तो अलग अलग थ्योरी है, हमें कुछ खास इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक है, यहाँ पे ये बता दिया इनके वंश से संबंध रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्या सही है क्या गलत है आपको इस डिबेट में नहीं पढ़ना है, बस हाँ मौर्यंस का एम्पायर याद रखना है। शासन के अंतिम दिनों में नंदों की कमजोरी और बदनामी बढ़ती जा रही थी। ये मैंने आपको बोला कि जो धनानंद था ना, पावर उसके पास बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसको अपने पिता महापद्मानंद से बहुत बड़ी सेना मिली थी। ठीक है, जिसमें घुड़सवार थे, रथ थे, हाथी थे, पैदल सेना थे, बहुत बड़ी सेना उसको मिली थी, इस वजह से वो काफी पावरफुल था। लेकिन पावर के साथ में आपके पास में बोलने की तमीज भी होनी चाहिए ना, वो नहीं था। तो हमें पता लगता है कि अपने शासन के अंतिम दिनों में जब ये नंद डायनेस्टी डिक्लाइन होगी, क्या होता है कि ये धीरे धीरे वीक हो रहे थे, बहुत बदनामी हो रही थी, क्योंकि टैक्स वगैरह गलत तरीके से टैक्स का इवेजन करते थे लोग, बहुत इससे नाखुश थे, लोग चाहते थे ये हट जाए धनानंद तो ही अच्छा होगा। और जिसका फायदा कौन उठा लेता है, चंद्रगुप्त ने उठाया। चंद्रगुप्त ने कौटिल्य नामक विदित चाणक्य की सहायता से नंद वंश का तख्ता पलट दिया। भाई लोग तो उससे नाखुश थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी था। चंद्रगुप्त मौर्य को बहुत अच्छी अच्छी स्किल सीखने को मिलती, किससे, चाणक्य से। और उसने अपनी पावर, कूटनीतिज्ञ, इन सारी बुद्धि, सब चीजों का यूज करते हुए, इवन जो अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था भारत के इस क्षेत्र में, जिस विधि से अलेक्जेंडर लड़ा था, उससे भी काफी कुछ चंद्रगुप्त मौर्य ने सीखा और उसको भी यूज किया था धनानंद को हटाने वाले वॉर में। ओके, तो बस यही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को रिप्लेस किया, जिसका कुछ खास मान सम्मान या फिर बोल सकते हैं पावर हमें नहीं दिखाई देता है। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली, उसकी विस्तृत कथा एक बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बेसिकली एक बोल सकते हैं नोवेल टाइप का है, मतलब एक नाटक है जिसकी रचना विशाखा दत्त ने की थी। और इस बुक में बहुत डिटेल से बता रखा है कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प कर रहे हैं चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के जितने भी शत्रु हैं उनके खिलाफ किस तरह की चालें चल रहे हैं, कौन, चाणक्य, अपनी कूटनीतिज्ञ चालें चल रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें इस बुक में देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिन नामक यूनानी लेखक, देखो अभी कहीं यूज होगा यूनानी लेखक, ईरानी लेखक, तो आपको आश्चर्य नहीं करना है। क्यों आश्चर्य नहीं करना है, क्योंकि भारत के इस क्षेत्र में ऑलरेडी ईरानी इन्वेड कर चुके हैं और वो यहाँ पर रह भी रहे थे, भले बाद में उनका एम्पायर खत्म हो जाता है इस क्षेत्र से, लेकिन फिर भी जो बसे हुए लोग हैं वो तो वहीं थे। इसी तरह यूनानियों ने इन्वेड किया था, अलेक्जेंडर ने, वो भी यहाँ पर रह रहे थे, उनके यूनानी लोग। तो अब यूनानी ईरानी भारत से संपर्क में आ चुके हैं, तो उनके द्वारा भी भारत के राजाओं या अन्य विषयों पर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर एक और बुक का रेफरेंस दे रहा है कि जो जस्टिन था, जो यूनानी लेखक है, उसने बताया कि चंद्रगुप्त ने अपनी फौज से सारे भारत को रौंद डाला। मतलब जस्टिन ऐसा बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना पावरफुल रूलर हुआ कि पूरे भारत को रौंद डाला, का मतलब है कि भारत पर एक बहुत बड़ा एम्पायर या किंगडम उसने क्रिएट किया। तो जस्ट बुक का बैकग्राउंड, बुक का बेस बनाते हैं यहाँ पर राइटर, कि धीरे धीरे बातों को आगे ले जा रहे हैं। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से मुक्त किया। अब आपको आश्चर्य नहीं करना है कि सेल्यूकस निकेटर भैया ये कौन है, तो ये रहा सेल्यूकस निकेटर। और जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था भारत के इस क्षेत्र पर, इस क्षेत्र को जीत लिया था, तो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को ही वो एज अ गवर्नर अपॉइंट करके जाते हैं। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य जब यहाँ पर धनानंद को रिप्लेस करता है, तो ये उत्तर पश्चिम भारत की तरफ भी देखेगा, बोलेगा ये क्यों छोड़ना है, इसको भी निपटा लो, इसको भी मिला लो। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिम उत्तर भारत, ये रहा वेस्ट, ये रहा नॉर्थ, पश्चिम उत्तर भारत को सेल्यूकस निकेटर की गुलामी से मुक्त किया। गुलामी से मुक्त का मतलब है कि उसके क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि बेसिकली हम मानते हैं कि वहां पर इंडियन ओरिजिन के ही लोग रहा करते थे। ठीक है, आगे इस यूनानी वॉइसरॉय से विजय बाद, मतलब ना केवल इनने सेल्यूकस निकेटर को हराया, बल्कि उनकी पुत्री से विवाह भी किया और उनके साथ में एक समझौता भी किया, जहां पर इन्होंने कुछ उन्हें उपहार दिए, बदले में उनसे कुछ क्षेत्र ले लिए। दोनों के बीच में समझौता हुआ और चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर बदले में सेल्यूकस ने उसे पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत के काफी सारे सिंध के काफी सारे क्षेत्र दिए। मतलब ये दोनों के बीच में वॉर हुआ जिसमें ये जीता। जीतने के बाद इसने आगे समझौता किया, समझौते में मगध में बहुत हाथी पड़े हुए, 500 हाथी दिए और काफी सारे क्षेत्र जो है वो इससे लिए थे। तो ये एक स्टोरी है, इस पे एक टीवी सीरियल भी आया था,
तो वहाँ पर बहुत डिटेल से इन चीज़ों को बताया गया है। लेकिन देखिए टीवी सीरियल में जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पूरी स्टोरी का केवल 1% ही निकलता है, ठीक है? तो वहाँ पर थोड़ा-सा आपके मनोरंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें दी जाती हैं कि आपका इंटरेस्ट किस में बनेगा, उधर की तरफ कुछ उसमें मिर्च मसाला लगा के। हमारे काम का केवल यही वाला स्टोरी है, इतना ही आपको याद रखना है। ये जो वॉर है, ये कब लड़ते हैं? तो हमें पता लगता है 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया था सेल्यूकस निकेटर वाले रीजन में और इसको भी कॉन्कर करके अपने क्षेत्र में मिला लिया और इतना बड़ा हो जाता है इसके बाद से मौर्यन एम्पायर। इसको छोड़ दो, कलिंग बाद में इनके कंट्रोल में आएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वारा बोल रहा है चंद्रगुप्त ने कितना बड़ा किंगडम बनाया था। पहले नंदों को हराया, फिर सेल्यूकस निकेटर को हराया, लगातार अपनी टेरिटरी का एक्सपांशन कर रहा है। तो चंद्रगुप्त के द्वारा बिहार, उड़ीसा, बंगाल के बड़े बड़े भागों के अतिरिक्त पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत और साथ ही साथ जो दक्कन का क्षेत्र है, इन सबको मिलाकर एक बहुत बड़े एम्पायर, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। इतना बड़ा किंगडम हमें दिखाई देता है। अभी कलिंग को रोक कर रखना, कलिंग को मैं बाहर ही रख रही हूँ। कलिंग को कौन मिलाएगा? अशोका मिलाएगा, ठीक है? यहाँ तक सभी के समझ में आ गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ना केवल इसकी नींव रखते हैं, बल्कि आगे देखेंगे प्रॉपर प्लान मैनर में एम्पायर को एस्टैब्लिश करते हैं, उसका प्रशासन चलाते हैं। और इतने पर ही नहीं, नंदों से जो मिला वही नहीं, बाकी भी क्षेत्रों पर लगातार अटैक करके उसको अपने में मिला रहे हैं, चाहे हम दक्कन की बात करें, चाहे हम उत्तर पश्चिम भारत की बात करें, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपना इतना बड़ा किंगडम बनाया, तो वो किंगडम को चलाएंगे कैसे, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी? तो साम्राज्य का संगठन किस तरीके से अपने एम्पायर को, देखो एक क्षेत्र जीतना, जैसे मराठों ने भी पूरे भारत को, उत्तर भारत को रौंद डाला था, लेकिन जो आगे आप मराठों के बारे में पढ़ते हैं, वो क्षेत्र तो जीतते हैं लेकिन प्लान्ड मैनर में उसका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलाते, इसी वजह से स्टेबल नहीं रह पाए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो जीते हुए क्षेत्र थे, उनके लिए एक प्रॉपर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करते हैं। अदरवाइज इतने बड़े किंगडम पे कैसे रूल करेंगे? ये कहाँ बैठे हुए? ये बैठे हुए हैं पाटलिपुत्र में, इस छोटी सी जगह पर यहाँ बैठे हुए हैं। और ना तो उस समय आपके कम्युनिकेशन के अलग अलग बोल सकते हैं जो इंटरनेट था, टेलीफोन था, कुछ भी ऐसा तो नहीं था ना, क्या बोलते हैं, रोड बनी हुई थी कि उस पर गाड़ी से चले जाओ या फ्लाइट वाला सिस्टम, कुछ भी नहीं था। तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, घोड़े या इन चीज़ों का प्रयोग करना होता था, ठीक है? संदेश भिजवाना है तो एक संदेश वाहक को चिट्ठी लेकर भेज दिया जाता था। अब यहाँ पर आप बैठे हुए हैं और इतना बड़ा आपका किंगडम है, यहाँ पे वॉर हो जाए, कोई भी घटना घट जाए, तो यहाँ से वहाँ जाते जाते तो कई दिन लग जाएंगे, वो क्षेत्र ही आपके हाथ से निकल जाएगा। तो इन्होंने प्रॉपर प्लान्ड मैनर में एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर डेवलप किया कि कैसे मैं अपने पूरे क्षेत्र पर पाटलिपुत्र में बैठे बैठे रूल कर सकता हूं, ठीक है? तो यहां पर यही अभी हमें जानना है, साम्राज्य का संगठन कैसे किया चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर, ठीक है? मौर्यों ने बड़ा ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया, क्योंकि इतना बड़ा किंगडम है, बड़ा अगर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा तो क्षेत्र जैसे इनके पास आया वैसे ही निकल भी जाएगा। तो मौर्यों ने बड़ा ही विस्तृत प्रशासन तंत्र स्थापित किया। इसकी झलक हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलती है। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज कौन है, थोड़ा मैं आपको बता दूं, और कौटिल्य कौन है। कौटिल्य के बारे में, चाणक्य के बारे में अभी आप थोड़ी देर पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं कि किस तरह से चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त की हेल्प करते हैं एम्पायर को एस्टैब्लिश करने में। और ये चाणक्य आगे किसके टाइम तक जाते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका के समय तक हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए आप, किसकी बात कर रहे हैं? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन है? तो सेल्यूकस निकेटर जो था ना, उसका राजदूत था मेगास्थनीज। तो जो वो 305 वाला अटैक हुआ ना, उसके बाद से मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर कहाँ पर रहता है? पाटलिपुत्र में रहता है। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो मेगास्थनीज काफी लंबे समय से, क्योंकि चंद्रगुप्त के दरबार में रह रहा था, इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, इन सबको ऑब्जर्व कर रहा था। इसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आगे मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी, बहुत फेमस हुई वो बुक, जिसका नाम था इंडिका। हालांकि अभी इसका ओरिजिनल वर्जन हमारे पास में नहीं है, लेकिन जब ये बुक मेगास्थनीज ने लिखी थी तो मेगास्थनीज के इस बुक पे बहुत सारे अलग अलग राइटर्स ने
उद्धरण लिखे, मतलब उस किताब को पढ़कर उसी से संबंधित बातें लिखी कि ऐसा लिखा गया उसमें, ये बातें, अलग बहुत सारी बुक्स निकाली। तो हमारे पास इसका ओरिजिनल वर्जन तो नहीं है, लेकिन इंडिका पर जो किताबें लिखी गई है ना, उन किताबों से हमें पता लगता है किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन तंत्र के बारे में। और इसी तरह कौटिल्य, चाणक्य, जो खुद चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प करते हैं प्रशासनिक ढांचा डेवलप करने में, उन्होंने भी एक बहुत फेमस बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र बुक के नाम से ये मत समझ लेना कि इसमें पूरा इकोनॉमी नहीं, इसमें बता रखा है मॉरियंस के टाइम पीरियड में सोसाइटी के बारे में, किस तरह से किसी राजा को रूल करना चाहिए, क्या उसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पर इस बुक में डिस्कशन किया है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट बुक है, इंडिका ओरिजिनली अवेलेबल नहीं है, उससे रिलेटेड जो किताब है उनके बेसिस पे, और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की, इन दो किताबों को ध्यान में रखते हुए या इनको पढ़ने के बाद हमें पता लगता है किसके बारे में, मौर्यन एम्पायर के, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनिक तंत्र के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा क्लैरिटी या ज़्यादा कॉन्फिडेंस से हम लोग इसलिए बोलते हैं या राइटर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने एक बुक का एग्जाम्पल नहीं लिया है। एक तो आपका घर वाले ही लिख रहे हैं जैसे कि चाणक्य ने लिखा, दूसरा तो बाहर वाला लिख रहा है ना, तो हमने दोनों को पैरेलली कंपेयर करते हुए यहाँ पर निष्कर्ष निकाला है। ठीक है, तो मौर्यंस के प्रशासन तंत्र के बारे में हमें इन दो किताबों से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि जो मेगास्थनीज था वो कौन था, यूनान का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर की तरफ से आया था, और उसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जो मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहता था। इसकी पुस्तक इंडिका से लिए गए उद्धरण से मौर्य काल के प्रशासन, उस समय के समाज, उस समय की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, क्योंकि भाई ये वही लिखेंगे ना जो ये देखेंगे। हो सकता है कुछ अतिशयोक्ति हो, कुछ बातें बढ़ाकर बोल दी गई हो, कुछ बातें घटाकर बोल दी गई हो, लेकिन जब हिस्टोरियंस उसमें से कुछ निकालते हैं तो बैलेंस अप्रोच के साथ निकालते हैं, वो उसको पूरा सच्चाई नहीं मानते, कई चीजों से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मौर्यंस के साम्राज्य के बारे में हमें इन दो पुस्तक से पता लगता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक स्वेच्छाचारी शासक था और अपने अधिकार अपने हाथों में रखता था। अब देखो यहां से ना हमें पावर सेंट्रलाइज्ड होते हुए दिखाई देती है। वैसे तो आपने वैदिक टाइम पीरियड में ही देखा था कि जो लेटर वैदिक टाइम पीरियड था, उत्तर वैदिक काल था, वहां पर क्या होता है, धीरे धीरे जो डिसेंट्रलाइजेशन था वो खत्म होने लग जाता है और केंद्रीकरण की प्रक्रिया चालू होती है। यानी पावर ग्राउंड लेवल से बढ़ के कहाँ की ओर जाती है, यहाँ जाती है। यहाँ मतलब आम लोगों के पास है शक्ति, यहाँ मतलब एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के हाथों में है। ठीक है, अब लेटर वैदिक टाइम पीरियड में कैसे सेंट्रलाइज्ड हो रहा है सिस्टम, तो सभा समिति जिसमें आम लोग थे, विदतगढ़ निपट गई, सभा समिति वीक हो गई, यही है पावर का सेंट्रलाइजेशन। तो उत्तर वैदिक काल से ही राजा अपने आप को पावरफुल बना रहा था, महाजनपद वाले टाइम पीरियड में और बनाया, और आगे चलकर जब मौर्यंस का एम्पायर आया तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में तो उसने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। एक स्वेच्छाचारी शासक था, महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, मेगास्थनीज के अनुसार राजा की सहायता के लिए उच्च अधिकारियों की एक पैनल गठित की जाती थी। उच्च अधिकारियों का चयन इस परिषद के सदस्यों में से ही किया जाता था। ठीक है, तो राजा के पास ही सारी पावर है इस मॉडर्न एम्पायर में, इस मॉडर्न किंगडम में। लेकिन जो राजा होता था अब अकेले तो इतना बड़ा एम्पायर नहीं चला सकता था ना, तो राजा की हेल्प के लिए काउंसिल गठित की जाती थी और उसी में से राजा के काम के लिए अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति होती थी कि ये अधिकारी ये काम करेगा, ये अधिकारी ये काम करेगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था। जो मौर्यंस का एम्पायर था, अब इतना बड़ा एम्पायर कैसे ये रूल करेंगे, तो ये जो मौर्यंस का एम्पायर था इस पे रूल करने के लिए इस पूरे किंगडम को इन्होंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। फॉर एग्जांपल अगर आप आज भारत देश को देखें तो हमारा जो देश है इसको हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है, स्टेट्स में। हर एक स्टेट का अच्छे से मैनेजमेंट हो सके उसको कैसे डिवाइड किया है, डिस्ट्रिक्ट में। हर एक डिस्ट्रिक्ट का अच्छे से मैनेजमेंट हो सके तो उसको हमने कैसे डिवाइड कर रखा है, अलग अलग तहसीलों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है कि आप अपर लेवल पर केवल एक सेंटर में पावर बैठ के पूरे देश का मैनेजमेंट कैसे देखेगी, नहीं देखेगी ना, वहां से कैसे ग्राउंड लेवल तक कनेक्ट करोगे। तो ये है कनेक्शन का, कनेक्ट ही करेंगे लेकिन फिर भी प्रॉपर वे में
जल्दी से चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाए, इजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इसके लिए पूरे देश को स्टेट्स में बांटा है, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में बांटा है, डिस्ट्रिक्ट को हम तहसील, ये सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज़ या फिर आप पंचायत बोलिए, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा ही था। मॉरियंस का जो इतना बड़ा किंगडम था उस पर अच्छे से रूल कर सके, इन्होंने इसे अलग अलग स्टेट्स में, प्रोविंस में, जो भी बोलिए प्रांतों में बांटा हुआ था। जैसे इधर वाला तक्षशिला, इधर वाला नेक्स्ट हमें दिखाई देता है, इधर आ जाइए, क्या बोलते हैं, सुवर्णगिरी या सुवर्ण मार्ग कहा जाता था, ठीक है। इधर आ जाइए, तोसली में बांट रखा था, इधर इसका पाटलिपुत्र वाला रीजन हो गया, इधर हमारा हो गया उज्जैनी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इनने क्या कर रखा था, पूरे के पूरे किंगडम को अलग अलग प्रांतों में विभक्त किया था। और हर एक प्रांत पे कौन बैठा करता था बच्चों, हर एक प्रांत पे एक राजकुमार बैठता था। यहाँ पर राजा है, मेन सिटी जो उनकी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, उनकी कैपिटल, और राजा ने अपने पूरे किंगडम को अलग अलग प्रांतों में बांट रखा था। सभी के समझ में आ गया है, ठीक है। और हर एक प्रांत पर हमें दिखाई देता है कौन बैठता था, कोई ना कोई राजकुमार बैठा करता था, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से इन्होंने डिवाइड कर रखा था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर, 5 इस तरह के हिस्से बांट रखे थे। और हर एक हिस्से पे कोई राजकुमार बैठ के वहां पर अपनी सेना के साथ एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। अब इससे क्या बेनिफिट मिलता था, यहाँ पे कोई विद्रोह हो, कोई अटैक करे, तो किंग यहाँ पर बैठा है, उसका बेटा राजकुमार ही इन चीजों को मैनेज कर लेगा अपनी सेना के साथ में, ठीक है। तो थोड़ा दूर तक अपना एक जो बोल सकते हैं पावर, वो इस माध्यम से रखते थे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रांत जो होती थी उसको भी छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता था, यानी हर एक प्रोविंस जो है ये भी छोटे छोटे इकाइयों में बांटा जाता था, जैसे स्टेट बांटे जाते हैं जिलों में, डिस्ट्रिक्ट में, तो प्रांत भी छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त था। ग्रामांचल और नगरांचल दोनों के प्रशासन की व्यवस्था थी, यानी हर एक प्रांत में, हर एक प्रोविंस में हमें गांव दिखाई देते हैं, नगर वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और गांव और नगर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा उसके लिए भी एक प्रॉपर व्यवस्था की गई थी, जिसकी बात यहां पर की गई जा रही है, ठीक है। आगे बोल रहा है राइटर, पाटलिपुत्र, कौशांबी, उज्जैनी, तक्षशिला, ये सब जो है इनके इंपॉर्टेंट सिटीज थे, या फिर बोल सकते हैं प्रोविंस थे। यहां पर इनका नाम दिखा दिया है, पाटलिपुत्र हो गया, कौशांबी, उज्जैनी, तक्षशिला, ये इंपॉर्टेंट हमें सिटी दिखाई देती हैं, ठीक है, जो किसी न किसी प्रोविंस से रिलेटेड थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है, मौर्यंस की जो राजधानी थी जिसका नाम था पाटलिपुत्र, उसका प्रशासन कैसे होता था। तो पहले इसने क्या स्ट्रक्चर बताया, आप चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले इसने बात किया राइटर ने कि किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने कॉन्कर किया, नंदों को रिप्लेस किया, इधर सेल्यूकस निकेटर से क्षेत्र जीत लिया, ठीक है। अब इसने कैसे इतने बड़े किंगडम का मैनेजमेंट किया, तो हमें पता लगता है कि मैनेजमेंट के लिए हम 2 बुक का रेफरेंस लेते हैं, एक इंडिका का और दूसरा अर्थशास्त्र का हमने रेफरेंस लिया। फिर हमने देखा कि जो इंडिका है, अर्थशास्त्र, वो बताते हैं कि पूरे के पूरे किंगडम को उसने छोटे छोटे प्रांतों में बांट दिया था, और हर एक प्रांत को भी छोटी इकाइयों में बांटा था, और गांव और नगर जो इकाई होती थी उसके प्रशासन की भी व्यवस्था थी। अब आगे बता रहे कि कैसे देखते थे इनका प्रशासन। आपने बोल तो दिया कि इसने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसका मैनेजमेंट देखा राजकुमारों के माध्यम से, लेकिन क्या तरीका था, तो यहाँ पर बोलता है राइटर, मौर्यन राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियां करती थी। हमें पता लगता है कि जैसे पाटलिपुत्र एक नगर है, हर नगर के प्रशासन के लिए समितियों का गठन होता था। बोल रहे नगरीय प्रशासन की देखरेख के लिए 6 समितियां थी, तथा हर समिति में टोटल 5-5 सदस्य होते थे, या फिर आप बोल सकते हो कि 30 सदस्यों वाली हमें कमेटी बनते हुए दिखाई देती है। कितनी कमेटी बनती है, 6 समितियां बनती है, और हर एक समिति में ऐसे 5 सदस्य होते थे। तो ये 30 मेंबर वाली इस तरह की 5 कमिटीज, सॉरी 5×30 ना 6 समितियां बना करती थी, ठीक है। ये 5 मेंबर, इसमें 5 मेंबर, इसमें 5, इसमें 5, इस तरह से 5-5 सदस्यों वाली कमेटी होती थी, और हर एक कमेटी का अपना एक काम होता था। तो आप सोचिए कितना सही तरीका है कि 5 लोग हैं, उनकी एक समिति है, और शहर में उनका एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम 5 लोगों को ये वाला काम पूरे सिटी का देखना होगा, तुम 5 लोगों को ये वाला काम देखना होगा। और ऐसे नगर के प्रशासन के लिए हमें 30 लोगों वाली कितनी समितियां दिखाई देती, 6। समझ में आ गया, मतलब 5-5 लोगों की 6 समिति, नगर का प्रशासन इन 6 समितियों के माध्यम से होता था। अब ये क्या काम करते थे, कोई सफाई, कोई विदेशियों की रक्षा, जन्म मृत्यु का लेखन, माप बाटों का नियमन, ये सब काम ये कर रहे थे। बेसिकली ये कि हर एक सिटी में कितने लोग
पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, उसका पंजीकरण करना। तो आज आप देखते हो जन्म का, मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है। तो सोचो मौर्यंस के टाइम पीरियड में ये व्यवस्था इस्टेब्लिश हुई थी पहली बार, जो आज हमें हमारे देश में दिखाई देती है। इसी तरह कि माप बाट का जो भी मापतौल की इकाई है उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, सही चीजें हो, ट्रांसपेरेंसी हो। विदेशी जब किसी नगर में आए तो उनके मनोरंजन के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, तो एक स्पेशल कमेटी जो है वो इस स्पेसिफिक चीज पर काम करते हुए दिखाई दे रही है। ऐसी 6 समितियां नगर का प्रॉपर मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन करती थी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रगुप्त के प्रशासन की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो क्या थी, उसकी विशाल सेना। तो देखो विशाल सेना तो हमें नंदों के टाइम पीरियड में भी दिखाई दी थी, ये आगे और बढ़ जाएगी चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो पता लगता है हमें कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़ी सेना गठित की थी, जिसमें पैदल सिपाही थे, घुड़सवार थे, अश्वचालित रथ थे, नौसेना के भी हमें सिम्टम्स पता लगते हैं, सिम्टम्स क्या बोल रही हूँ, नौसेना के भी हमें कुछ यहाँ पे एविडेंसेस पता लगते हैं कि इसके पास में एक मजबूत नेवी या नौसेना थी, ठीक है। क्योंकि देखिए इतना बड़ा जो भारत का क्षेत्र है जिस पर ये रूल कर रहे हैं, भारत का ये पूरा का पूरा क्षेत्र ईस्ट और वेस्ट वाला तो तटीय क्षेत्र है ना, और अगर इसके पास नौसेना नहीं है तो भाई तटीय क्षेत्र से अटैक हो सकता है। तो पता लगता है कि इसके पास पैदल सेना थी, सिपाही थे, रथ वाले सिपाही थे, घोड़े वाले सिपाही थे, नौसेना तक थी, ऐसा पता लगता है। मौर्य सेना नंद सेना की लगभग 3 गुनी थी, और नंदों की सेना कितनी थी कि अलेक्जेंडर की सेना डर गई थी। इतनी नंद के पास सेना थी कि जब अलेक्जेंडर इन्वेड करना चाह रहा था, आगे बढ़ना चाह रहा था भारत में, तो उसकी सेना ने हाथ खड़े कर लिए थे, नहीं इतनी विशाल सेना से हम नहीं लड़ सकते। और उस नंद की सेना के 3 गुना ज्यादा सेना किसने स्थापित कर लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो सोचो कितना ज्यादा पावरफुल ये होगा, ठीक है। मेगास्थनीज ऐसा बताता है कि सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद होती थी। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि हर नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियां बनी हुई हैं, 5-5 मेंबर्स की, उनके अपने काम दिए गए। ऐसे ही यहां पर बता रहा है कि जो इतनी बड़ी सेना दिखाई दे रही है आपको मौर्यंस की, बोल रहा है कि नंदों की सेना का 3 गुना है, तो इतनी बड़ी सेना का मैनेजमेंट कैसे होगा। तो पूरे के पूरे सैनिक प्रशासन के मैनेजमेंट के लिए भी कमिटीज बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी, वही टोटल 30 मेंबर वाली 5-5 सदस्यों की 6 समितियां, और हर एक को अपना काम सौंपा गया था। जैसे 5 सदस्यों की जो एक समिति थी उसको काम सौंपा गया था कि पूरे के पूरे मौर्यंस के एम्पायर में जो पैदल सेना उसका तुम देखोगे, घुड़सवार का तुम देखोगे, जो सामान की आवाजाही है वो तुम देखोगे, इस तरह से। तो वो पूरे मौर्यन एम्पायर के स्तर पर काम कर रही थी। और इसके पहले जो ये समिति पढ़ा था ये एक नगर के स्तर पर हर नगर के लिए काम कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला है सैनिक प्रशासन के लिए 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां बनाई गई थी, जो पूरे के पूरे मौर्यन किंगडम की सेना सैन्य व्यवस्था को मैनेज कर रही थी। ओके, तभी तो इतने लंबे समय तक चल पाया इनका जो प्रशासनिक ढांचा मजबूत था, तभी मॉडर्न्स इतने लंबे समय तक स्टेबिलिटी के साथ टिक पाए थे। आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले सारे आर्थिक क्रियाकलाप पर राजकीय नियंत्रण था। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही थी पूरे किंगडम में, क्योंकि देखो इकोनॉमी ही बेस होती है किसी भी देश का, किसी भी किंगडम का। अगर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी है तो आपका अच्छा चलेगा काम, अगर इकोनॉमी वीक है तो धीरे धीरे आप डिक्लाइन हो जाओगे। क्योंकि इतनी बड़ी सेना जो आपने खड़ी की है, नंदों का भी 3 गुना, वो सेना का खर्चा किधर से लाओगे, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, इतने बड़ा जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ढांचा डेवलप कर रखा है कि अलग अलग प्रांत हैं, वहां पर अलग अलग राजकुमार बैठे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं, उनका खर्चा कहाँ से लाओगे। तो बेसिकली इकोनॉमी मजबूत होनी चाहिए। अब यहाँ पे इकोनॉमी फ्री नहीं थी, बोल रहा है कि पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण था, राजा कंट्रोल करता था इकोनॉमी पर, ठीक है। राज्य ने खेतीहरों और शूद्र मजदूरों की सहायता से पड़ती जमीन तोड़कर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया, जिससे राज्य को अच्छी आय होने लग गई। अब जब आप इतना बड़ा किंगडम मैनेज कर रहे हो तो आपको बहुत सारे अधिकारी चाहिए होंगे,
बहुत सारी सेना चाहिए होगी, बहुत सारे कामगार चाहिए होंगे, तो अपनी आय तो बढ़ानी पड़ेगी ना। जब आप इतनी सारी सेना को रखोगे, प्रशासनिक अधिकारियों को रखोगे, तो उनको वेतन देना पड़ेगा, किसी भी रूप में आप दो, चाहे करेंसी के फॉर्म में दो, चाहे अनाज के रूप में दो। तो जब आप उनको दोगे तभी दोगे ना, जब आपको लोगों से मिलेगा। राजा कहाँ अपने घर से थोड़ी ला कर देगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अब राजा को अपना इनकम बढ़ाना था। तो हमें पता लगता है कि मौर्य किंग ने क्या करा, जो परती जमीन पड़ी हुई थी उसको खेती लायक बनाने के लिए, कि उस पर वापस से कृषि स्टार्ट हो सके, इसके लिए जो शूद्र वर्ण के लोग थे और जो खेतीहर लोग थे, उनको लगा दिया कि इस पड़ती जमीन पर तुम क्या करो, वापस से उपज लाना चालू करो। और उन लोगों ने खेती किया, तो ऐसी खराब पड़ी जमीनों पे अब क्या हो गया, उत्पादन चालू हो गया। उत्पादन मतलब एक अर्निंग का सोर्स बन गया। तो किस तरह से ये अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कर उनकी उपज के चौथे हिस्से से छठवें हिस्से तक होता था। वो डिपेंड करता था, वेरी करता था जगह जगह के हिसाब से। तो बोल रहे हैं जितना भी प्रोडक्शन होता था, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था, उसका चौथे से छठा हिस्सा एज अ टैक्स ये लेती थी कौन, जो मौर्यन एम्पायर थे, मौर्यन एम्पायर की गवर्नमेंट या बोलो किंग लेते थे। जिन किसानों को सिंचाई की सुविधा दी गई, उनसे सिंचाई कर तक वसूला गया कि भाई हम आपको इरिगेशन फैसिलिटी देंगे। अब इरिगेशन फैसिलिटी का क्या मतलब है कि नहर बनवा दिए, इस तरह की फैसिलिटी अगर आपको दी जा रही है, तो क्योंकि हमने ये आपको फैसिलिटी दिया, तो बदले में अब आपको ये सिंचाई कर भी या इरिगेशन टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अब राज्य ने इतना बड़ा जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप किया है, इतनी बड़ी अपनी सैन्य प्रशासन जो प्रशासनिक ढांचा डेवलप किया है, सैन्य ढांचा डेवलप किया है, उसके मैनेजमेंट के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहां से आ रहा है, तो एक तो बोल रहा है कि पड़ती जमीन को कृषि जमीन में परिवर्तित कर रहे हैं, दूसरा बोल रहा है कि एग्रीकल्चर पर टैक्स ले रहे हैं, तीसरा बोल रहा है कि जो आपका इरिगेशन है उस पर टैक्स ले रहे हैं। तो ये सारा क्या है, राज्य की इनकम का सोर्स, इकोनॉमी को कितनी मजबूत कर रहा है। नेक्स्ट, नगरों में बिक्री के लिए जो माल जाया करता था, उन पर प्रवेश द्वार पर ही चुंगी ले लिया जाता था। ठीक है, तो चुंगी भी ले रहे हैं कि भाई आप गांव से ला रहे हो या किसी और जगह से दूसरी जगह सामान बेचने के लिए ला रहे हो, तो अभी आप देते हैं टोल टैक्स, तो उसी टाइप का कि भाई चुंगी ले लिया, आप जैसे ही सीमा में घुसोगे तो आपको इतना ये पे करना होगा। तो ये भी किसके पास जा रहा है, राज्य के पास जा रहा है। खान, मद्य की बिक्री, हथियारों का निर्माण, इन सब पर किसका नियंत्रण होता था, राज्य का नियंत्रण। आज आप देखते हो हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन आ चुका है। देखो 1991 के पहले इंडियन इकोनॉमी आपको क्लोज टाइप की इकोनॉमी लगती होगी, बंद अर्थव्यवस्था, जहां पर क्योंकि 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, और इंडिपेंडेंस के समय हमारा क्या हाल था सभी को पता है। तो उस समय हमारे लिए बहुत जरूरी था कि जो हमारे देश के ही जो फार्मर्स हैं या छोटे छोटे उद्योगपति हैं, उनको हम सपोर्ट दें, और सपोर्ट करने के लिए हमने थोड़ी सी अपनी इकोनॉमी को क्लोज रखा था, बाहर के लोगों को कम आने दे रहे थे या बाहर के माल को कम आने दे रहे थे। लेकिन 1991 में 1990s के आसपास जो हमें क्राइसिस देखनी पड़ी, फॉरेन रिजर्व की फॉरेक्स जो है हमारा काफ़ी कम हो गया था, उस समय 1991 का जो रिफॉर्म किया गया था, उसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी चीज़ें जो है, लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, एलपीजी रिफॉर्म जिसे हम बोलते हैं। तो वो प्राइवेटाइजेशन वहाँ से इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। लेकिन आज भी आप देखते हो प्राइवेट सेक्टर बहुत प्रमोट हो रहा है, हर एक चीज़ जो है वो धीरे धीरे प्राइवेटाइज किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमारा सेंट्रल जो है वो कंट्रोल रखता है, ठीक है, जो हमारे लिए एसेंशियल है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही बोल रहा है कि ये हमें कब दिखाई दिया, मॉर्यंस के टाइम पीरियड में दिखाई दिया कि मॉर्यंस कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर राज्य अपना खुद नियंत्रण रख रहा है। उन चीजों में बोल रहा है खान, जो जितनी भी माइंस हुआ करती थी उस पर राज्य का नियंत्रण होता था। मद्य की बिक्री, जितना भी अल्कोहल है उसकी बिक्री पर राज्य का नियंत्रण होता था। हथियारों के निर्माण पर राज्य का नियंत्रण होता था। तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें थी जिस पर स्टेट ने अपना कंट्रोल किया हुआ था, ये आम लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे बोल रहा है, इस प्रकार चंद्रगुप्त ने सुसंगठित प्रशासन तंत्र कायम किया और उसे ठोस वित्तीय आधार भी दिया। तो एक तरफ तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो चंद्रगुप्त है, ठीक है, आपको पता लगा कि चंद्रगुप्त ने क्या करा, यहां पर धनानंद को रिप्लेस किया, इस नंद डायनेस्टी पर कंट्रोल कर लिया। ठीक है, फिर उसने ये सेल्यूकस निकेटर वाले रीजन को भी जीत लिया, इतना बड़ा अपना किंगडम बना लिया। तो अब किंगडम बना लिया तो दो ही चीजें आती है कि भाई किंगडम का आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करोगे, मैनेजमेंट कैसे करोगे। तो इसने बोला कि भाई प्रॉपर एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप किया। हम देखते हैं कि एक तो इसने पूरे किंगडम को, सॉरी ये क्या हो गया, इसने पूरे के पूरे किंगडम को कैसे छोटे छोटे
प्रांतों में या स्टेट्स में डिवाइड किया। उन प्रांतों में राजकुमार जो है उनको शासन दे दिया जाता था, उनको भी और छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रामांचल हो गया, नगरांचल हो गया, इस तरह का स्ट्रक्चर इसने बताया। फिर दूसरी तरफ बोल रहा है कि इसने अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी डेवलप किया। तो सॉरी, एक तरफ बोल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए इसने नगरों जो प्रांत था उसको अलग अलग पार्ट्स में, अपने एम्पायर को प्रांत में डिवाइड करा, प्रांतों को फिर और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा, गांव और नगरों में। ठीक है, अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहा है, तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये बोल रहा है कि राजकुमार और अन्य अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं और सेना की नियुक्ति की जा रही है। ठीक है, फिर हमने देखा सेना का मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, तो सेना के मैनेजमेंट के लिए हमें दिखाई दे रहा है प्रॉपर समितियां बनाई जा रही हैं, 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां। इधर हमने देखा क्या बोलते हैं नगरों का प्रशासन कैसे हो रहा है, तो 5-5 मेंबर वाली इधर भी 6 समितियां बनाई जा रही हैं। अब इधर समितियों से आप मैनेजमेंट करा रहे हो, इधर समितियों से आप सेना का मैनेजमेंट करा रहे हो, तो ये जो इनमें काम करने वाले लोग हैं, जो सेना के अधिकारी हैं, इन सबको पैसा कहाँ से मिलेगा, तो इन सबको पैसा के लिए ना केवल ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर अच्छा काम कर रहा है, अपनी सेना पे अच्छा काम कर रहा है, बल्कि फाइनेंस पर भी अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से जाएगा पैसा। अब वो वित्तीय ढांचा कैसे इसने सुदृढ़ किया, हमने देखा कि जो पड़ती जमीन है उसको ये उपजाऊ जमीन में कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा है, एग्रीकल्चर पे टैक्स ले रहा है, इरिगेशन पर टैक्स ले रहा है, ड्यूटी इम्पोज कर रहा है, ये सारी चीजें हमें होते हुए दिखाई दे रही है, ताकि इसका वित्तीय स्थिति मजबूत रहे, जिससे ये अपनी प्रशासनिक और सैन्य स्थिति को मजबूत कर सके। तो इन सब पे ये काम कर रहा था और इसी वजह से इसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, अब पढ़ना है अशोक के बारे में। तो देखो बीच में आएगा अशोक के पिताजी या फिर बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, जिसका नाम है बिंदुसार। बहुत कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, जो थोड़ा बहुत होगा वो मैं बता दूंगी आगे आपको। यहाँ पर क्या बोल रहा है, अशोका की अगर हम रीन की बात करें टाइम पीरियड की, तो 273 से 232 बीसी के आसपास हमें दिखाई देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में आपने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य आए, कैसा एम्पायर में कन्वर्ट किया और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे मिलिट्री स्ट्रक्चर, कैसे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डेवलप किया, वो सब आप देख चुके हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसने यूनानी राजाओं के साथ संबंध बनाए, अच्छे संबंध स्टैब्लिश किए। ठीक है, उसका पुत्र होता है अशोक। अब अशोक पर आता है डायरेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार है उसके समय में कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता। हाँ, बिंदुसार को जो भी मिला उसको उसने मेंटेन रखा और आगे अपने पुत्र को सुपुर्द किया। तो उसका पुत्र हुआ अशोक। मौर्य राजाओं में सबसे महान राजा हुआ था, सबसे पावरफुल किंग इसे माना जाता था। ठीक है, बोल रहा है कि बौद्ध परंपरा के अनुसार, देखो बौद्ध परंपरा या बुद्धिस्ट जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट थे या लिटरेचर थे, बुद्धिस्ट लिटरेचर ने काफी कुछ बता रखा है किसके बारे में, अशोका के बारे में। क्यों, इसका रीजन जान लीजिए। जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, वो कौन से रिलीजन का फॉलोअर था, तो आगे पता लगता है ये जैन ही बन जाते हैं, मतलब जैन धर्म के फॉलोअर बन जाते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम क्षण में श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे और वहां पर एक विधि, संलेखना विधि कहा जाता है जैन धर्म में, जिसमें बोला जाता है कि जब आपको पता लग जाए कि आपके जीवन का अंतिम क्षण, अंतिम पड़ाव आ चुका है, तो अंतिम समय में आप अपना भोजन, पानी, ये सब त्याग दो, अपने आप को प्योर सोल में कन्वर्ट करो और फिर इसी तरह धीरे धीरे आपके प्राण जो है वो आपका शरीर छोड़ देंगे और आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य खुद किसके फॉलोअर थे, जैन धर्म के फॉलोअर थे। फिर इनका बेटा हुआ जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार किसके फॉलोअर थे, तो बिंदुसार आजीवक सेक्ट के बारे में मैंने आपको कब बात किया था, आजीवक संप्रदाय के जो फाउंडर थे उनका नाम था मक्खली गोसाल। और जब हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में, तो हमने देखा कि महावीर स्वामी और ये मक्खली गोसाल मिलते हैं रास्ते में। फिर ये लोग काफी समय तक एक दूसरे के साथ चले, एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन आगे वैचारिक मतभेद के कारण दोनों अलग हो गए। इधर ये जुड़ जाते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर बनकर जैन धर्म से, और इधर मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय की नींव रख देते हैं। आजीवक संप्रदाय जो है वो कैसा संप्रदाय है, वो बोलता है नियतिवाद। नियतिवाद मतलब कि आज ये क्लास इसलिए हो रही है क्योंकि नियति ने लिखा है। अभी मैं जो जो बोल रही हूँ ये सब ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है नियति ने, यानी हम जो भी करने वाले हैं, अच्छा बुरा गलत सही, सब कुछ नियति ने डिसाइड कर रखा है। एक्चुअली इसमें ना तो मेरा कुछ एप्रिसिएशन वाला है,
कि मैंने कुछ अच्छा किया, ना ही मुझे कुछ गलत बोलने लायक है कि मैंने कुछ गलत किया, क्योंकि ऑलरेडी नियति ने सब डिसाइड कर रखा है, वही मैं कर रही हूँ। तो बस ऐसा बोलता है आजीवक संप्रदाय, ठीक है। इसके फॉलोअर थे बिंदुसार। और फिर हमें पता लगता है आगे अशोक। अशोक का एक बहुत फेमस वॉर है जिसका नाम था कलिंग वॉर, और उस कलिंग वॉर के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ, और ऐसा बोला जाता है कि उसी हृदय परिवर्तन के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म के फॉलोअर बन गए। और बौद्ध धर्म के जब ये फॉलोअर हुए तो बौद्ध धर्म को इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया, ना केवल इन देश के स्तर पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी, यानी दूसरे क्षेत्रों दूसरे देशों में भी इन्होंने स्पेशल काम किया उसके प्रमोशन के लिए। तो बौद्ध धर्म काफी कुछ बताता है मौर्यंस के बारे में, क्योंकि अशोका उससे जुड़े थे, और बौद्ध धर्म काफी कुछ बताता है अशोक के बारे में। तो एक्चुअली जितने भी बौद्ध ग्रंथ है ना, उनसे हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है अशोक के बारे में। तो बस राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि अशोक जो है वो बहुत पावरफुल लीडर था, और बौद्ध परंपरा से हमें उसके बारे में पता लगता है। क्यों, उसका रीजन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो बौद्ध परंपरा से हमें पता लगता है कि वह अपने आरंभिक जीवन में परम क्रूर था। बोला जाता है कि बहुत क्रूअल था। क्रूअल इन द सेंस ये नहीं कि भाई क्रूअल मीन्स यहाँ पर गलत, क्रूअल मीन्स महत्वाकांक्षी, पावर, कि भाई मैं गद्दी पे बैठूं, और उसी की उसको ललक थी। उसके अलावा रिश्ते या ये चीजें उसके लिए बहुत सेकेंडरी रहा करते थे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसके कई सारे भाई थे, इवन इसको उत्तराधिकारी भी नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन अपने पावर, ये बहुत पावरफुल था, एक प्रांत का गवर्नर बनाया गया था। उसी समय इसने काफ़ी कुछ स्किल भी सीख लिया था अशोक ने, ठीक है। तो अशोक ने उस स्किल को सीखते हुए अपनी पावर, अपनी कूटनीतिज्ञ, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हुए गद्दी पर बैठे ये, और मौर्यन एम्पायर के अगले किंग बन जाएंगे। और ऐसी स्टोरी है कि लगभग इन्होंने अपने 99 भाइयों को कत्ल कर दिया था गद्दी पे बैठने के लिए, ताकि ये मौर्यन एम्पायर के रूलर बन पाए। इतने पावरफुल थे ये, और इतने क्रूर, ऐसा कहा जाता है। और ये बौद्ध धर्म दिखा रहा है कि देखो, इतना क्रूअल आदमी जो 99 भाइयों की हत्या करेगा, आगे चल के जब बौद्ध धर्म को अपनाएगा तो वो व्यक्ति बोलेगा कि जीव हत्या भी नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? अहिंसा की बात करेंगे, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है अशोक का अभिलेख। अभिलेख क्या होता है, इंस्क्रिप्शन हम यहाँ से देखेंगे। देखो, आपने अभी तक जो पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री के बारे में हमें दो ही चीज़ों से इंफॉर्मेशन मिलती है, या तो कोई पुरातात्विक साक्ष्य हो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, फिजिकली कुछ चीज़ें अवेलेबल हो जिसको आप देख सके, सुन सके, समझ सके, या फिर कुछ भी लिटरेरी या फिर साहित्यिक साक्ष्य हो, कुछ लिखा हुआ मिले, ठीक है। तो ऐसे ही पुरातात्विक साक्ष्य में आता है अभिलेख। अभिलेख बेसिकली क्या होता है, तो जो पुराने समय में, एंशिएंट टाइम पीरियड में, पत्थरों पर, धातुओं पर, इन सब पर कुछ लिख दिया जाता था खोद कर, तो उसको बोला जाता है अभिलेख कहा जाता है। और अशोक के बारे में हमें जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है ना, वो इंस्क्रिप्शन से ही मिलती है। कैसे, वो अभी हम जानेंगे। अशोक के अभिलेख, अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है। अब अशोक जो था, उसने अपने समय में, क्योंकि अशोका का एम्पायर बहुत बड़ा था, उसको जो पैतृक मिला, उसने कलिंग वॉर में कलिंग को भी मिला लिया, तो इतना बड़ा एम्पायर हो चुका था अशोका का। सुदूर जो दक्षिणी हिस्सा है या उत्तर पूर्वी हिस्सा इसे छोड़ दे तो ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर उसका कंट्रोल था। अब अशोका चाहता था कि मैं अपने लोगों से जुड़ सकूं, मतलब मेरे जो किंगडम के लोग हैं उन तक मेरी बातें पहुंच सके। तो अशोका ने एक तरीका निकाला था, क्या, अभिलेखों का। अशोक बड़े बड़े शिलाओं पर अपने आदेश गुदवा के लिखवा देता था, और उसको जगह जगह पर भेजता था, और वहां पर उसको गड़वा दिया जाता था। तो लोग उन आदेशों को पढ़ पाते थे, लोग अशोक के विचारों को पढ़ पाते थे, उससे कनेक्ट कर पाते थे। तो ऐसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं पूरे भारत में फैले हुए, जहां तक मौर्यंस का कंट्रोल था। और इन इंस्क्रिप्शन पर जो लिखा गया है, बाइलक उसको डेसिफर भी कर लिया गया, यानी पढ़ा भी जा चुका है, ठीक है। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत कुछ मिल रहा है लिखा हुआ उन क्या बोलते हैं आपको, सील्स पर, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा ही नहीं गया। मौर्यन एम्पायर के बारे में ये अच्छा है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, इसे पढ़ लिया गया है। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, इन सब लिपियों में लिखा गया है, और इसको पढ़ लिया गया है। तो हमें मौर्यंस के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन इन अभिलेखों से मिलती है, जो अशोक के टाइम पीरियड में दिखाई देते हैं। तो अशोका के टाइम पीरियड की जो हिस्ट्री है ना, वो यहाँ से काफ़ी कुछ लिखी जाती है। तो यहाँ पर बस यही बोल रहा है कि अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास तैयार किया गया।
है ये पहला भारतीय राजा हुआ था जिसने अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित किया। अब ये अपनी बात अपनी प्रजा तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन पहुंचाए कैसे? फोन नहीं है, कोई टेलीविजन नहीं है, कोई रेडियो नहीं है, तो कैसे पहुंचाए अपनी बात? तो अपनी बात एक लंबे दूरी के रास्ते पर बिल्कुल सुरक्षित वे में पहुंचाने का तरीका क्या था कि ठोस धातु पत्थर पर अपनी बात लिखवा दो और लोगों के लिए वो क्या हो जाएंगे? जनादेश हो जाएंगे, राजा से लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पहला भारतीय राजा था जिसने इस टेक्निक का यूज किया था। इसके अभिलेखों को हम 5 अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं, 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख। तो ये फैक्चुअल डेटा है, आप लोग इसको अपनी अपनी सुविधानुसार पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। बेसिकली बोल रहा है कि हमने इसके जितने भी शिलालेख थे इसको बेसिकली 5 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया है। ये सब जो चीजें ना वो हम आगे भी पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, वहां पर हम इसको जरूर से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बता रखा है अशोक का शिलालेख, इससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। आगे बोल रहा है कि अशोक के शिलालेखों को जब स्टार्टिंग में पढ़ा गया तो हमें तो पता ही नहीं लग रहा था कि इसमें जो लिखा है वो कौन है व्यक्ति। तो क्योंकि इनिशियली अशोक का नाम नहीं दिखाई दे रहा था, उन शिलालेखों पर अशोक के लिए जो नाम प्रयोग हो रहा था वो क्या था? देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी। ओके, मतलब ऐसा बोला जा रहा था कि देवताओं का प्रिय कौन? अशोका। ओके, तो जो प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय इस नाम से संबोधन कर रहे थे अशोक अपनी जनता को अपना नाम बताते हुए कि अशोक की जगह पर देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी ये लिखा हुआ था। तो इनिशियली तो समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ऐसे भी अभिलेख मिले हैं लगभग 2 से 3 जहां पर अशोक का नाम खुलकर आया है और फिर पता लगा कि अच्छा ये सारी जो चीजें हैं देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी एक्चुअली अशोक के लिए ही यूज किया जा रहा है। तो अशोक का नाम केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में मिला है जो कर्नाटक के 3 स्थान और मध्य प्रदेश के 1 स्थान पर पाए गए हैं। अन्य सभी अभिलेखों में अशोक का डायरेक्ट नाम नहीं है, बल्कि ये नाम यूज हो रहा है देवनाम प्रिय, जो अशोक के लिए यूज हो रहा है, ये कंफर्म है। ठीक है, ये अभिलेख शिलाओं, पत्थर के पॉलिशदार शीर्षयुक्त स्तंभ, गुफाओं में और मिट्टी के कटोरे पर खुदे हुए हैं। यानी ये जो लिखा जा रहा है ना, इंस्क्रिप्शन जो लिखावट हो रही है, ये अलग अलग चीजों पर हो रहा है, शिलाओं पर हो रहा है, धातुओं पर हो रहा है। इन चीजों पर लिखकर आदेश अपने छपवा रहे हैं, लोगों तक पहुंचवा रहे हैं। ठीक है, ये भारतीय उपमहादेश के साथ साथ अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। इनमें देखो, अफगानिस्तान में पाए गए हैं कि भारत में पाए गए, बेसिकली ये है कि जहां तक मौर्यंस का एम्पायर था, अशोका का किंगडम जहां तक था वहां तक ही तो होगा ना। तो बेसिकली इतना बड़ा अशोका का किंगडम था कि अफगानिस्तान तक पहुंच गया था और वहां पर भी हमें ये अभिलेख मिले हैं। लेकिन अशोक की क्वालिटी थी, वो जानता था लोगों से कनेक्ट कैसे करना है। तो उसे पता था कि यहाँ के लोग जो हैं वो खरोष्ठी अरामाइक लिपि में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। लिपि मतलब जो आप लिखा हुआ यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी स्क्रिप्ट। ऐसे ही जो ये नदर इंडिया वाला रीजन है, यहाँ पर तो हमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ दिखाई देता है। इधर जाइए खरोष्ठी और इधर जाइए अफगानिस्तान साइड तो अरामाइक लिपि, यानी कि जो लिपि से लोग परिचित थे उसी लिपि में अशोक ने लिखवाया है। जिद नहीं पकड़ा कि उधर भी मैं ब्राह्मी में लिखवाऊंगा, इसलिए ताकि वो लोग पढ़ सके, समझ सके और कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये अभिलेख जहां तक मिले हैं वहां तक हमें पता लगा मौर्यंस का एम्पायर है। इन अभिलेखों पे जो बात पता लग, जो लिखा हुआ उससे हमें मौर्यंस रूलर के बारे में, अशोका के सोच के बारे में पता लगा, जनता की स्थिति के बारे में पता लगा, काफी कुछ पता लगता है इन अभिलेखों से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ये अभिलेख साम्राज्य भर के अधिकांश भागों में ब्राह्मी लिपि में है, पश्चिमोत्तर भाग में खरोष्ठी और अरामाइक लिपि में है। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि इन क्षेत्रों में, नदर इंडिया वाले में तो ब्राह्मी में है, इधर आ जाइए तो खरोष्ठी और अरामाइक में हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सामान्यतः प्राचीन राजमार्गों के किनारे स्थापित किए गए तथा इनमें अशोक के जीवन वृत्त, उसके आंतरिक और परराष्ट्रीय नीति, उसके राज्य विस्तार की जानकारी, ये सब चीजें मिलती हैं। तो इसमें बहुत सारे बातें लिखी हुई हैं और जब आप उनको पढ़ते हो तो आपको उस समय के बारे में पता लगता है कि उस समय अशोक की क्या सोच थी, उसकी राष्ट्रीय नीति क्या थी, नेशनल पॉलिसी क्या थी। ठीक है, उसकी आंतरिक परराष्ट्रीय बोला है, उसकी नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज क्या हुआ करती थी, किस तरह से वो अपना एक्सपांशन करेगा, उसकी क्या नीति थी, जीवन व्रत के बारे में
काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है अशोका के टाइम पीरियड के बारे में। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं कलिंग युद्ध पर प्रभाव। तो देखो राइटर ने स्टार्ट किया कि ये अशोका है, ये कौन है, इसका इतिहास बताने के लिए बोल रहा है कि हमें ज़्यादातर अशोक की जानकारी किससे मिल रही है, वो मिल रही है उसके इंस्क्रिप्शन से ही। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, उसके समाज, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी किससे मिलती है, इंडिका से और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। वहीं अशोका के बारे में ज्यादा जानकारी हमें किससे मिल जा रही है, उसी के इंस्क्रिप्शन से काफी कुछ पता लग जाता है। ठीक है, अब आगे बता रहा है कि अशोका के जीवन का जो एकदम चेंज है ना, वो हमें कहां से दिखाई देता है, कलिंग वॉर से। ठीक है, अशोक ने एक बहुत फेमस युद्ध लड़ा था जिसे आप कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं, इस पर एक मूवी भी आई थी। ठीक है, तो कलिंग युद्ध का प्रभाव क्या रहा, एकदम से अशोका में क्यों वो बदलाव हुआ। देखो बहुत सारी चीजें होती हैं, हमेशा याद रखना है, एक आंख नहीं दोनों आंख खोलकर चलना है। एक तो जो आपकी ये वाली आंख है जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है, एक वो वाली आंख जो मन की आंख है, जो आपको सामने से नहीं दिखता, उसको सोचना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि कलिंग वॉर के बाद अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ। एकदम से जो कलिंग वॉर में जनहानि हुई, लोगों के साथ इतनी हिंसा हुई, वो देख के अशोक द्रवित हो उठा। लेकिन ये एक पक्ष होता है, हमेशा कोई ना कोई दूसरा कारण भी होता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर दूसरा कारण भी जानेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कलिंग युद्ध का प्रभाव क्या था, कलिंग वॉर, और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा अशोका के लाइफ में। अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है। ठीक है, राजगद्दी पे बैठने के, इसको छोड़िए अभी इस पे आइए, राजगद्दी पर बैठने के कुछ समय के बाद ही उसने एक युद्ध लड़ा, और वो युद्ध कलिंग युद्ध के नाम से जाना गया। कहां पर हुआ था, कलिंग नामक स्थान पे, यहाँ पर ये युद्ध होता है। बोल रहे कि इससे में लाखों लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। देखो लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग घायल हुए, और 1.5 लाख लोग ऐसे थे जिनको कैद बंदी बना लिया गया। और जब ये भीषण नरसंहार हमें दिखाई देता है, ये सब देखकर अशोक जो खुद ये वॉर लड़ा, उसने कलिंग को जीत लिया, कलिंग को अपने किंगडम में मिला भी लिया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन सब चीजों को देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो उठा। और ज्यादा अशोक का हृदय कब द्रवित हो उठता है, जब इस युद्ध में जो मारे गए लोग थे, जो चीजें हुई हैं, जो लॉस हुआ है, उनमें ब्राह्मण्स भी थे, उसमें पुरोहित भी थे, उसमें बौद्ध भिक्षुओं को भी बहुत कष्ट झेलना पड़ा। और इसे देखकर अशोक को और ज्यादा गहरी व्यथा हुई और पश्चाताप हुआ। वो पश्चाताप इतना गहरा था कि उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति को छोड़ दिया और सांस्कृतिक विजय पाने की नीति को अपना लिया, और वह भेरी घोष से धम्म घोष बन गया। बहुत गहरी बात कर दी है, भेरी घोष से धम्म घोष क्या है। देखो भौतिक विजय क्या है कि आपने आ, आ, मतलब किसी को कब्जा कर लेना। फॉर एग्जाम्पल शादी विवाह हुआ, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड के पास चली गई, एक हो गया कि भाई पति है नालायक भी है, तो क्योंकि इसी के साथ रहना पड़ेगा, अब क्या गुजारा है, तो ये लड़का बोल रहा है कि मेरी बीवी है। ठीक है, ये भौतिक विजय हुई। और एक क्या होता है मानसिक सांस्कृतिक, जहां पर वो अपनी स्वेच्छा से कि भाई मैं इसके साथ खुश हूँ, इस वजह से मुझे इसके साथ रहना है, ये मुझे अच्छा लाइफ दे रहा है, मुझे समझ रहा है। ठीक है, तो आप किसी को फिजिकली या फिर सामने से उठा कर ले आओ या कोई क्षेत्र जीत लो, एक तो ये होता है, और एक होता है इंटरनली किसी को जीत लेना। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर यही वाला कंसेप्ट मैंने इसलिए वो एग्जाम्पल दिया कि शायद आप लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे, इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। तो अशोक एकदम से उसका हृदय द्रवित हुआ इस घटना के बाद, और द्रवित होने के बाद उसने क्या डिसाइड किया कि अब मैं भौतिक विजय नहीं करूंगा। भौतिक विजय क्या होती है कि भाई ये क्षेत्र, अब इसने इस पर अटैक किया और अटैक करके इसको अपने में मिला लिया, ये तो हो गई भौतिक विजय। दूसरा हुआ सांस्कृतिक विजय। सांस्कृतिक विजय क्या हुई कि आपने उस पर फिजिकली कोई अटैक नहीं किया है, लेकिन आप उससे मिल रहे हो, मिलकर उससे अपने आचार विचार का आदान प्रदान कर रहे हो, और इतना आदान प्रदान किया कि वो आपसे पूरी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाए और वो आपके जैसा ही बिहेव करने लगे। आप जो पॉलिसीज एग्जीक्यूट कर रहे हो वो भी वही एग्जीक्यूट करे। आपने फिजिकली तो उसके क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया, लेकिन जो आप करवाना चाह रहे थे वो उसके क्षेत्र में होने लग जा रहा है। इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक विजय। आप समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ? ठीक है, तो अशोक ने डिसाइड किया कि अब वो भौतिक विजय नहीं करेगा, यानी इस कलिंग वॉर के बाद कि वो कोई भी वॉर नहीं लड़ने वाला है, और अब वो केवल सांस्कृतिक विजय करेगा, यानी अपने विचार, अपने आचार, ये दूर दूर के जो अन्य क्षेत्र
क्षेत्र हैं उन तक फैलाएगा और उनको इसी आचार विचार में कन्वर्ट कर देगा। ये हो गई आपकी सांस्कृतिक विजय। समझ में आ रहा है? एक चीज और, क्या ये क्वेश्चन आता है कि ये वॉर इतना इंपॉर्टेंट था या ऐसा था या पहली बार कोई नरसंहार हुआ था जो 99 भाई की हत्या का लगा है, तो क्या वो इतने लोगों का मर्डर नहीं देख सकता? हो सकता है। देखो, अलग अलग रीजन होते हैं। एक तो आपके मन में वो व्यथा चल रही है, दुविधा चल रही है कि भाई आपने वॉर लड़ा, वॉर लड़ने के बाद ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई, इतने लोग मारे गए, वो तो आपको दुख है ही है। साथ में अब बचा क्या है? ऑलमोस्ट तो मॉरियंस कॉन्कर कर ही चुके हैं ना। अगर ये देखें, ये छोटा सा कलिंग था, इसको भी जीत लिया, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट पार्ट पर मॉरियंस का कंट्रोल हो चुका है। तो भाई अशोका के लिए अब जरूरी क्या है? अशोका के लिए अब और एक्सपांशन जरूरी नहीं है। अशोका के लिए अब जरूरी था कि जितना उन्होंने एक्सपांड कर लिया है उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और मेंटेन रखना मतलब क्या? कि अब भाई दूसरे लोग भी तो उन पर अटैक कर सकते हैं ना, अलग अलग क्षेत्रों से ये क्षेत्र पर कोई अटैक कर दे या वहीं के लोग विद्रोह कर दे। तो ऐसा बनाना है लोगों को कि ना वो अटैक करें और ना हमारे लोग विद्रोह करें। तो क्या बन जाते हैं? चलो अब सन्यासी बन जाते हैं। मतलब अब हम किसकी बात करेंगे? अहिंसा की। अब हम किसकी बात करेंगे? सांस्कृतिक विजय की, ताकि दूसरा भी अटैक नहीं करेगा और जो हमारे अपने घरेलू लोग हैं वो विद्रोह नहीं करेंगे। यानी इधर क्या बना रहेगा? एक प्रॉपर स्टेबल एम्पायर बना रहेगा। तो ये भी डेफिनेटली एक रीजन जरूर हमें दिखाई देता है कि अशोका एकदम भेरी घोष से धम्म घोष में कन्वर्ट हो गए। ओके, यहां पर आपकी समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इसके बाद देवताओं का प्रिय निष्ठापूर्वक धम्म का पालन करेगा, धम्म की कामना करेगा और धम्म का उपदेश देगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही एकदम ही अलग अलग पर्सनैलिटी हमें यहाँ से अशोका की दिखाई देती है। इतना ही नहीं, उसने पश्चिमी एशिया, यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे। आप समझ रहे हैं कि मतलब उनको भी सिखाया जा रहा है कि देखो, मैं तो शांति की बात कर ही रहा हूँ, मैं तो वॉर या फिजिकल एक्सपांशन के लिए मनाही कर ही रहा हूँ। आप लोग भी समझिए कि हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए ताकि वो भी अटैक ना करे और इसका एम्पायर क्या रहे? सुरक्षित रहे। ठीक है, अशोका का। ठीक है, तो उसने पश्चिमी एशिया, यूनानी राज्यों में अपने शांति दूत भेजे, उनको शांति सिखाई जा रही है। वहीं बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने श्रीलंका, मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए धर्म प्रचारक भेजे। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि अशोक ना केवल, ये हमारा भारत वाला क्षेत्र है, अशोक ना केवल वेस्टर्न एशिया या जो यूनानी स्टेट है वहां पर तो शांति की बात कर ही रहा है, इसके अलावा इसने बौद्ध धर्म का भी काफी प्रचार प्रसार करा है। यानी अशोक जो है वो खुद बुद्धिज्म के फॉलोअर बन जाते हैं और उसके बाद से वो चाहते थे कि बौद्ध धर्म दूर दराज जाए। तो पहली बार भारत का कोई राजा जिसने बौद्ध धर्म को विदेशी स्तर पर प्रमोट किया, वो कौन थे? अशोका थे। और इन्होंने अपने बेटा बेटी तक को इस काम में लगा दिया था। सबसे पहले श्रीलंका, सबसे पहले जिस बाहरी क्षेत्र में गया था श्रीलंका ही था, तो श्रीलंका भेजा गया इनके द्वारा और वहां ले जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार की बात की गई। इनके जो भी पुत्र पुत्री थे, तो श्रीलंका हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, इसमें इन्होंने बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया। ठीक है, और आगे चल के बौद्ध धर्म श्रीलंका में काफी फलेगा फूलेगा, फिर धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया में जाएगा, फिर धीरे धीरे जो ईस्टर्न एशिया है, नदर्न एशिया, वहां पर जाएगा। लेकिन वो सब किसके टाइम पीरियड में? आगे के जो रूलर होंगे कनिष्का के टाइम पीरियड में काफी फलेगा दोबारा। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शांति दूत भेज रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उसने हर हालत में शांति के लिए शांति की नीति नहीं ग्रहण की, बल्कि साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए भी व्यवहारिक नीति अपनाई। अब आप बोल रहे हो किसी से कि प्लीज लड़ाई झगड़ा मत करो, प्लीज शांति रखो, लेकिन अब आपके प्लीज को कितने लोग प्लीज में लेंगे? कुछ तो इस बात को मानेंगे और कुछ लोग आपको साइड कर देंगे, हट क्यों रखूं शांति, ऐसा। तो अशोका ने शांति की नीति तो अपनाई, लेकिन शांति के साथ साथ धमकी भरे लहजे भी दिखाए अशोका ने कि भाई मैं तो चाहता हूं आप लोग शांति अपनाए रखो, लेकिन अगर आप शांति अपनाए नहीं रखोगे, जैसे मैंने अपनाया है, अगर आप कुछ भी उटपटांग करते हो तो आपको दंड भी मिलेगा, और इसकी धमकी दी जा रही थी। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि केवल उसने शांति की नीति ही नहीं अपनाई कि शांति की नीति अपना के शांत होकर बैठ गया, आप कुछ भी करते रहो, मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं। बोल रहा है कि सुदृढ़ीकरण, कि मेरा एम्पायर कैसे स्टेबल हो सके। तो शांति की नीति के साथ धमकी भरे लहजे में उसने चेतावनियां भी दी हैं, जहां उसने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया। देखो, बात कर रहा है अशोका कि
मैं अब लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, कुछ भी है, मैं वॉर नहीं लड़ूँगा, लेकिन उसने कलिंग को छोड़ा नहीं। जब जीत लिया तो उसको मिला लिया, है ना? ये आप समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रही हूँ। तो जहाँ उनने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया, उसके द्वारा अपनी विशाल सेना को विघटित भी नहीं किया गया। जब आपको वॉर लड़ना ही नहीं है, तो आप अपना सेना विघटित कर सकते हैं, लेकिन अशोका ने नहीं किया। तो इसीलिए अशोका से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि किस तरीके से, मतलब कूटनीतिक बड़े अलग लेवल की, समझ ही नहीं आएगी आपको। तो वो बात कर रहे हैं शांति की, लेकिन बड़ी सेना बनी हुई है। बात कर रहे हैं शांति की, फिजिकल हमें एक्सपांशन नहीं करना है, लेकिन फिर भी कलिंग को मिला के रख लिया, छोड़ा नहीं कलिंग को। ठीक है, जनजातियों को भी धमकी भरे लहजे में वो बोल देते थे कि सामाजिक व्यवस्था और नैतिक नियम का उल्लंघन करते हो तो तुम भुगतने के लिए तैयार करना। वैसे मैं हिंसा के खिलाफ हूं, लेकिन अगर तुम गलत करोगे तो मेरे साम्राज्य सुदृढ़ीकरण के लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चल रही थी। ठीक है, उसके द्वारा साम्राज्य में नियुक्त राजुक द्वारा प्रजा को पुरस्कृत के साथ दंड देने का भी काम होता था। यानी जो उसने अधिकारी नियुक्त कर रहे थे कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको आप अप्रेज क्या बोलते हैं, एक तरीके से प्रेस करो, प्रशंसा करो, लेकिन अगर आप गलत करोगे तो उनके अधिकारी दंड भी देते थे। ठीक है, धर्म के सहारे साम्राज्य को सुदृढ़ करने की अशोक की नीति फलदायक सिद्ध हुई, बहुत ज्यादा। भाई आपने खुद तो बोला कि मैं तो शांति दूत बन ही गया हूँ, सबको समझा रहे हो कि भाई शांति रखनी है, तो सब शांति रख के चुपचाप से पड़े हुए हैं कि अरे यार लड़ने मना कर रहा है, चलो ना। ये अंदर के लोगों को भी कि भाई आपको हिंसा नहीं करना, आपको ये करना, ऐसा ऐसा अपने आदेश आप उन तक पहुंचवा रहे हो। तो धर्म के सहारे अशोक ने अपने किंगडम को न केवल स्टेबल किया, मतलब बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हमें वॉर दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, ये चीजें थी, ये लंबे समय तक नहीं चलेंगी। जब आगे अशोक के उत्तराधिकारी थे वो वीक थे, वो अपनी चीजों को उस लेवल तक नहीं ले जा सके, और फिर पता लगता है कि एम्पायर डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अशोका ने बहुत अच्छे से ये काम किया। बहेली जो होते थे, मछुआरे जो होते थे, उन्हें इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि वो जीव हत्या छोड़कर किधर आ गए, खेती हर जीवन को उन्होंने अपना लिया। अब खेती हर जीवन को अपनाएंगे तो इसमें भी तो एम्पायर का ही फायदा है ना। जब आप खेती करोगे तो वहां से राज्य टैक्स लेगा तो उसका एक तो इकॉनमी बूस्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है आंतरिक नीति और बौद्ध धर्म। अब हम जानते हैं अशोका की इंटरनल पॉलिसी क्या था और बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी चीजें चल रही थी। कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बौद्ध हो गया। परिणाम स्वरूप मतलब क्या, मतलब उनका हृदय द्रवित हो, उन्होंने डिसाइड किया मैं हिंसा छोड़ूंगा, और उन्होंने फिर आगे बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसने बौद्धों को अपार दान दिया। यहाँ पे बौद्ध धर्म पहली बार इतने बड़े लेवल पर फलेगा फूलेगा। एक्सपांशन सबसे ज्यादा इसी समय पे हमें दिखाई देता, बौद्ध धर्म का स्प्रेड होता है, मतलब हमारे देश में और देश क्या विदेश में भी जाएगा। बौद्ध धर्म स्थानों की यात्रा की, उसके लिए धम्म यात्रा शब्द का भी प्रयोग किया। यानी जितने भी बौद्ध धर्म स्थल थे वहां वहां जा रहे हैं, अशोका यात्रा कर रहे हैं, धम्म यात्रा उसे बोल रहे हैं। उनको बहुत सारा फंडिंग दे रहे हैं, खूब सारा पैसा दे रहे हैं, विदेशों में उनके प्रचार प्रसार के लिए वो काम कर रहे हैं। अशोक द्वारा बौद्धों का तीसरा सम्मेलन भी कंडक्ट कराया गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद से बौद्ध धर्म के जो सन्यासी है वही बौद्ध धर्म का इधर उधर प्रचार प्रसार करते हैं। अब जो रूलर्स हुए थे, राजा हुए थे, जो बुद्धिज्म के फॉलोअर थे, उनके द्वारा बौद्ध धर्म के सन्यासियों की बैठक कराई गई है। अगर मैं एंशियंट टाइम की बात करूं तो हमें ऐसी 4 बैठक दिखाई देती हैं, अब तक टोटल 6 हो चुकी हैं। तो 4 जो बैठक हुई थी एंशियंट टाइम पीरियड में बौद्ध धर्म की, वो अलग अलग राजाओं ने कंडक्ट कराई थी जो खुद बुद्धिज्म के फॉलोअर थे। और वो क्यों कंडक्ट कराई गई थी, इसलिए ताकि जितने भी बौद्ध धर्म के सन्यासी वो एक जगह मिले, बैठक करें, और क्या हम अच्छा कर सकते हैं उस पर वो काम करें, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर काम करें, अगर कुछ वैचारिक मतभेद है तो उसको वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करें। ओके, तो यहां पर यही पता लगता है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का तीसरा सम्मेलन, इसके पहले 2 और हो चुके, टोटल 4 हुए थे। ठीक है, तो पहली बौद्ध संगति जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, अजात शत्रु। अब कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे अजात शत्रु कौन था। और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जब भी ऐसी बैठक होती थी तो उन्हीं बौद्ध सन्यासियों में से एक को अध्यक्ष बनाया जाता था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष कौन हुए थे वो भी बताइएगा मुझे। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कंडक्ट कराई थी, कालाशोका।
काला अशोका कौन था, कमेंट सेक्शन में ये बताना है। और थर्ड बुद्धिस्टिक काउंसिल कौन कराता है, अशोक कहाँ पे, पाटलिपुत्र में अपनी कैपिटल में कंडक्ट कराता है। तो ये जो तीसरी बौद्ध संगति थी ये अशोक ने कराई, तीसरी बौद्ध बैठक जो है वो अशोक के द्वारा आयोजित किया जाता है। और धर्म के प्रचारक जिन्हें धम्म महामात्र कहा जाता था उनको केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा आदि देशों में भी भेजे जाने की बात की गई कि भाई केवल ये नहीं कि आप दक्षिण तक ही जा रहे हैं पाटलिपुत्र से, बोल रहे कि आप और बाहर जाइए, किधर, श्रीलंका तक आप पहुंचिए। कहाँ पहुंचिए, बर्मा, जिसको आज आप म्यांमार कहते हैं, हमारा नेबर कंट्री है यहाँ पर, बर्मा तक आप पहुंचिए। तो दूर दराज के क्षेत्रों में यहाँ से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार पर बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अशोक ने अपने बारे में बड़ा उच्च आदर्श रखा। अशोक अपने आप को बिल्कुल सुपीरियर किस लेवल पर, कि पूरी प्रजा मेरी संतान है और मैं अपने आप को इस प्रजा का पिता मानता हूं, यानी खुद की तुलना पिता से कर दी और प्रजा को संतान दिखा दिया। ओके, अब जब संतान हो आप हमारे तो हम फटकार भी लगाएंगे, और क्योंकि हम पिता हैं तो तुमको हमें रिस्पेक्ट करना होगा। तो प्रजा और राजा के बीच में पहली बार पिता और पुत्र का या पिता और संतान का संबंध कौन स्थापित करते हैं, अशोका स्थापित करते हैं। वह कर्मकांड का विशेषता स्त्रियों के बीच प्रचलित अनुष्ठानों या रस्मों का विरोधी। कर्मकांड मतलब ऐसा कहा जाता है, देखो मॉडर्न्स के टाइम पीरियड में जो विमेंस थी उनकी सिचुएशन अच्छी हुई, जो महिलाओं के बीच में जो कुप्रथा प्रचलित करवाई गई थी समाज में, या महिलाओं को ज़्यादा कर्मकांडीय व्यवस्था में डाल दिया गया था, उसके वो खिलाफ थे। और विमेंस का जो स्टेटस है ना वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सुधरता हुआ हमें दिखाई देता है। उसने कई तरह के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दिया कि इन पशु पक्षियों की हिंसा करना पूरी तरह से अपराध है। उसके द्वारा तड़क भड़क वाले सामाजिक समारोहों पर प्रतिबंध लगाया गया। जो होता है कि भाई आजकल चल रहा है ना, क्या ट्रेंड चल रहा है अलग अलग तरीके से, प्री वेडिंग शूट, पोस्ट वेडिंग शूट, फिर बेबी शावर, फिर फलाना, बहुत मतलब इतनी चीज़ें चल चुकी है एक्चुअली। इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ हो चुकी है और इतना कंपेयर हो चुका है, इतना कंपैरिजन हो चुका है, उसका कोई अंत ही नहीं है। मतलब हमारे टाइम में बर्थडे पे केक काट लेते तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन माना जाता था, अभी उसका कोई वैल्यू नहीं। अभी दुनिया भर की चीज़ें आ चुकी है सरप्राइज के लिए और उसका कोई अंत नहीं है, एक के बाद एक मार्केट बनते जा रहा है इस दिशा में। ठीक है, तो तड़क भड़क समारोह, बहुत ही बड़ी से बड़ी शादी, 20 लाख लगा के, 40 लाख लगा के, और क्या स्टेटस कि हम शादी करके आपको स्टेटस दिखा रहे हैं, हमने इतनी महंगी शादी की, हमने इतना महंगा लहंगा खरीदा, अलग लेवल पर चीज़ें चल रही हैं। रियलिटी से लोग दूर होते जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक के पास जाते जा रहे हैं, और जितना आप उसके पास जाएंगे उतना परेशान रहेंगे क्योंकि उसका अंत नहीं है। ठीक है, चलो अभी इधर आ जाते हैं। तो भाई अशोका जानता था कि भाई लोग इधर जाएंगे, खर्चा होगा, तनाव होगा, बहुत सारी चीज़ें इससे जनरेट होती हैं और इसका एंड कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अशोक ने जो सामाजिक परंपरा थी, तड़क भड़क वाली जो चीज़ें चल रही थी, उसको थोड़ा सा बैन किया कि भाई लिमिट में चीज़ों को करना है हमें। इन सब के बावजूद अशोक का धर्म संकुचित नहीं था और ना ही वह सांप्रदायवादी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अब आपको यहाँ से लेकर चलना है कहाँ तक, पूरे मिडेवल तक हम खींचते हुए चलेंगे कि अब यहाँ से थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि ये राजा जब बुद्धिज्म का फॉलोअर है तो क्या ये सांप्रदायवादी है। मतलब बुद्धिज्म का फॉलोअर का मतलब है कि बौद्ध धर्म के अलावा जितने धर्म है सबको निपटा देगा, या उस धर्म के जो दूसरे फॉलोअर्स हैं, दूसरे धर्म के अगर कोई फॉलोअर्स हैं उनके साथ गलत व्यवहार करना, या दूसरे धर्म के जो भी उनके बोल सकते हैं धार्मिक जो सिंबल्स हैं उनको पहनने से मना करना, इस तरह का कुछ है नहीं। तो अशोक के बारे में एक क्वालिटी है कि वो अपने धर्म का तो फॉलोअर बन रहा है लेकिन वो सांप्रदायवादी नहीं था, वो दूसरे धर्म का विरोधी नहीं था। जो जिस रिलीजन को फॉलो कर रहा है अच्छा है, लेकिन वो खुद अपना एक धर्म बना रहा है कि भाई मैं बौद्ध धर्म का फॉलोअर हूँ और मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था वो दूसरे धर्म का विरोधी था। इस धर्म का व्यापक लक्ष्य था समाज को सुव्यवस्थित बनाए रखना। ठीक है, अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया। उसने जीवों के प्रति दया और बांधवों के प्रति सद्व्यवहार की बात की कि भाई आप खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, पशु पक्षियों को मत मारो, जो आपके भाई बंधु, जो आपके गुरु लोग हैं, जो आपके माता पिता हैं, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करो, रिस्पेक्टफुली, जो छोटे हैं उनको प्यार दो। इस तरह की बातें जो है अशोक कर रहे हैं। ठीक है, इतिहास में अशोक का क्या स्थान अगर हम आज में देखें तो इतिहास में अशोक का क्या स्थान है, नो डाउट इसीलिए बोला जाता है इन्हें अशोका द ग्रेट किंग, क्योंकि एक्चुअली उनकी ग्रेट पॉलिसीज, उनके ग्रेट थॉट्स और लोगों के अंदर वो वैल्यूज़ लाना, मोरालिटी लाना, वो सब पे उन्होंने काम किया।
तो नो डाउट ग्रेट तो है ही है। तो अब हम देखते हैं कि इतिहास में अशोक का क्या स्थान है। अशोक की शांतिवादी नीति ने मौर्य साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। जो अशोक की पीसफुल पॉलिसी है, बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना होता है कि अरे यार, अशोक जब ये कर रहा था ना, उसकी वजह से ही मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो गया। ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अब ये बोल देना कि भाई अशोक ने पीसफुली ऐसा एक बोल सकते हैं माहौल बनाया, उसकी वजह से उसके शत्रु खड़े हो गए, वो लोग वीक हो गए, सेना पर बहुत काम नहीं किया, बहुत सारी ऐसी चीजें बोली जाती है। लेकिन एक्चुअली देखो तो अशोक की वो टेक्निक थी, सेना रखते हुए सेना की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि उसने शांतिवादी बातें करके ही अपने सारे दुश्मनों को शांत कर दिया, ठीक है। तो नो डाउट अशोक को इसके लिए ब्लेम करना नहीं, उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो इस स्किल का यूज नहीं कर पाए प्रॉपरली। तो अशोक की शांतिवादी नीति की वजह से मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ, ये कहना उचित नहीं होगा। अशोक ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वह महान धर्म प्रचारक शासक हुआ, नो डाउट। पहली बार देश के बाहर बुद्धिज्म जा रहा है अशोका की वजह से। अपनी आस्था के प्रति बड़े उत्साह और निष्ठा से काम किया, मतलब उसकी जो आस्था थी बुद्धिज्म के प्रति, केवल उसने उसको अपनाया ही नहीं बल्कि उसमें पूरा जान झोंक दिया, पूरा धन झोंक दिया, बड़े लेवल पर उसको प्रमोट किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके द्वारा देश में राजनीतिक एकता स्थापित की गई, एक पॉलिटिकल यूनिट दिखाई दिया हमारे देश में, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, और पूरा का पूरा एक जो किंगडम है वो कैसा है, यूनिफाइड टाइप का है। उसने एक धर्म, एक भाषा और एक लिपि के सूत्र में पूरे देश को बांध दिया था एक तरीके से। धर्म का मतलब ये नहीं कि सबका धर्म परिवर्तित करा, धर्म का मतलब ये कि एक धार्मिक विचारधारा, बौद्ध धर्म को अपनाओ या मत अपनाओ, उसकी सीख को अपना लो, इस तरह की एक वैचारिक भावना से उसने पूरे देश को बांध दिया। एक भाषा एक लिपि वाला कंसेप्ट। अब आप बोलोगे कि भाषा लिपि तो बहुत सारी चल रही थी, डेफिनेटली चल रही थी, लेकिन साथ ही उसने देश के एकीकरण में ये नहीं इसको इग्नोर नहीं किया कि अगर मैं एक लिपि का यूज़ कर रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि दूसरा क्षेत्र उसको ये समझ ना आए, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसने एकीकरण किया, लेकिन उसके बावजूद लोगों का भी ध्यान रखा कि मैं उनसे कनेक्ट कैसे हो सकता हूँ, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, इन सब लिपियों का सम्मान किया और क्षेत्र के हिसाब से अपनी बातों को उस लिपि में रखवाया। उसके द्वारा सहनशील धार्मिक नीति चलाई गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सहिष्णुता के साथ सहनशील धार्मिक नीति का मतलब है कि अपने धर्म को बड़े लेवल पे प्रमोट कर रहे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई और इनसिक्योर फील करने लग जाए। जैसे ही ऐसा हुआ तो गड़बड़ है, ठीक है, कि आपने अपने धर्म को इतना प्रमोट किया, इतना प्रभावशाली बनाया कि दूसरा इनसिक्योर फील कर रहा है अपने रिलीजन के प्रति, वो उसने नहीं किया था, ठीक है। यही है क्वालिटी स्किल। इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांत, अनाक्रामक और अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय नीति के लिए हमेशा ही अमर रहेगी। जिस तरह से आज बोला जाता है ना कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम डायरेक्ट किसकी बात करते हैं, कल्चर से कनेक्ट करते हैं। हम ईरान से अगर हमारी कुछ वार्तालाप होती है तो उसमें हम संज्ञा देते हैं, देखो ईरानियों के साथ हमारा कितना पुराना संबंध रहा है, वो जब वो अटैक हुआ लंबे समय तक वो उत्तर पश्चिम भारत में रहे, हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। आज बहुत सारे हमारे आर्किटेक्चर्स है जिसमें उनका इम्पैक्ट दिखाई देता है, उनके पे हमारा इम्पैक्ट दिखाई देता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूनानियों के साथ हैं, या श्रीलंका हो गया, बर्मा के साथ। तो आज हम उस सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात करते हैं वापस से अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो अशोका ने दिखाई थी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी एक चैप्टर और है, नेक्स्ट चैप्टर है वो, उसको हम अगले सेशन में कवर करेंगे, वो भी मॉरियंस के बारे में ही है, ठीक है। तो बेसिकली आज के सेशन का मोटिव क्या था, यहाँ पर आपको राइटर ने पूरे के पूरे किंगडम के बारे में बताया, मॉरियंस के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिटेल से हमने जाना, उनने किस तरह से अपने एम्पायर को सुसंगठित किया वो जाना। फिर हम आ गए डायरेक्ट बिंदुसार से अशोका पे, अशोका के बारे में जाना कि किस तरह से इसने एक बहुत फेमस कलिंग वॉर लड़ा था। इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, बौद्ध साहित्यों से, और दूसरा उनके खुद के अभिलेखों से। अभिलेखों का कंसेप्ट हमने थोड़ा सा जाना, और फिर जाना कि किस तरह से अशोक ने बेरी घोष से धम्म घोष में कन्वर्ट हुए, क्या क्या उनकी पॉलिसीज थी, क्या क्या उनकी स्ट्रेटजीज थी, और आज के कंटेक्स्ट में वो कितनी यूजफुल हो सकती है या है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और बाकी जितने मैंने क्वेश्चन पूछे उनके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए, डाउट्स भी बताया करिए। जैसे एक बच्चे ने बोला BCAD, तो फर्स्ट जो लेक्चर है उसको प्लीज़ आप देखिए, फिर भी समझ नहीं आएगा तो वापस कॉमेंट करने के लिए नेक्स्ट क्लास में हम उसको देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नए सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।